हेलो वेलकम टू अकेडमी लेंस गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टर्निंग इफेक्ट एंड रोटेशनल मोशन को। गाइस मैं जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं गाइस, उन सभी वीडियो में मैं आपको टॉपिक को समझा तो रहा हूं, बट दोस्तों समझाने के साथ साथ में मैं आपको टॉपिक को लर्न करने का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जिससे कि जब आपका एग्जाम हो तो आप उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। गाइस जनरली क्या होता है, जैसे हमने जो चीज पढ़ी वो कहीं ना कहीं माइंड से क्या स्किप करने लगती है, तो गाइस माइंड से स्किप ना करें। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको प्रॉपर वे में पहले आपको समझाऊंगा और समझाने के बाद आपको बताऊंगा कि आपके माइंड में ये चीज कैसे रहेगी हर समय तक। तो गाइस इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको प्रॉपर वे में पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट एंड रोटेशनल मोशन। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको हाउ टू लर्न के पॉइंट्स दूंगा कि आपको कैसे लर्न करके रखना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि सपोज करिए आपके पास है एक व्हील। अब गाइस सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक व्हील है। अब गाइस ये हमारे पास व्हील है, तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि जिसको हम पहिया कहते हैं, तो गाइस बिल्कुल ये हमारे पास व्हील है। अब गाइस इस व्हील का देखिए क्या करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। गाइस सपोज करिए ये हमारे पास व्हील है। अब गाइस हमको समझना है टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल मोशन। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में बिल्कुल स्टोर करके रखने हैं। गाइस पहला पॉइंट है आपको लर्न करना है एक पिवोटेड पॉइंट के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि एक पिवोटेड पॉइंट होता है जो आपका सेंटर होता है। जैसे सपोज करिए आपके पास व्हील है, तो गाइस जैसे ही आपके पास व्हील है तो इसमें जो पिवोटेड पॉइंट है वही जो सेंटर है, ये सेंटर पिवोटेड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ध्यान रखेंगे कि एक आपके पास पिवोटेड पॉइंट होगा टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल मोशन में, और उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट आपको लर्न करना है वो है आपका एक सुटेबल पॉइंट होगा। मतलब एक पॉइंट होगा जहां पर आप क्या है फोर्स अप्लाई कर रहे होगे। जैसे सपोज करिए ये आपके पास डस्टर है, तो इस डस्टर पे जैसे हम इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा सुटेबल पॉइंट हो गया जहां पर हम क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि आपके पास क्या है, आपके पास है पिवोटेड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपके पास क्या सुटेबल पॉइंट है जिस पर आपको क्या फोर्स लगाना है। अब गाइस इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कोई बॉडी होगी जो रोटेट करेगी। रोटेट क्यों करेगी? क्योंकि हम उस पर क्या फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो बॉडी होगी वो रोटेट करेगी। रोटेट कैसे करेगी? अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। जैसे सपोज करिए ये बॉडी है हमारे पास, अगर हम इस पे ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये क्या इस तरीके से रोटेट करना क्या शुरू कर देती है, तो ये किसके अबाउट रोटेट करेगी? अपनी एक्सिस के अबाउट। तो बस ध्यान रखना 3 पॉइंट, पिवोटेड पॉइंट, सेकंड हो गया आपका सुटेबल पॉइंट, और तीसरा हो गया आपका कि बॉडी आपकी क्या है रोटेट करेगी। कैसे करेगी? मतलब पिवोटेड पॉइंट होगा सेंटर पे, बॉडी पर एक कोई पॉइंट होगा सुटेबल पॉइंट जहां पे आप फोर्स लगा रहे होगे, और फोर्स लगाने से बॉडी क्या है रोटेट कर जाएगी। कैसे रोटेट करेगी वो हम समझते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है एक व्हील है, तो गाइस ये हमारे पास क्या है व्हील है। अब गाइस ये जो हमारे पास व्हील है, इस व्हील में बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा? पहले देखना पड़ेगा पिवोटेड पॉइंट। तो पिवोटेड पॉइंट मैंने आपको बताया क्या होता है, सेंटर पे होता है। तो ध्यान रखेंगे ये कहां होता है, ये सेंटर पर होता है। तो ध्यान रखेंगे कि पिवोटेड पॉइंट आपका सेंटर पर होता है, तो ये सेंटर पर होता है। अब गाइस इसके अलावा जैसे ये सेंटर है, तो ये सेंटर पर क्या पिवोटेड पॉइंट आपका क्या हो गया। अब गाइस आपको ये समझना होगा कि ये पिवोटेड पॉइंट क्या है, ये आपका सेंटर पर हो गया। अब ये जो व्हील है, अब व्हील पर आप क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे। कहां लगाओगे? किसी सुटेबल पॉइंट पर। तो गाइस हम क्या करेंगे, टेंजेंशियली इस पॉइंट पे क्या है ऐसे करके क्या फोर्स अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है फोर्स कैसे लगाना है, टेंजेंशियली। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फोर्स एफ को अप्लाई करेंगे। तो गाइस जब आप फोर्स एफ को अप्लाई करेंगे तो आप खुद सोच के देखिए, आपके पास व्हील है और आप इस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हो। जब आप ऐसे इस पर फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे नहीं रोटेट करेगा, तो ये इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ये हमारे पास है, अगर इसको ऐसे फोर्स ऊपर लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा ना इस तरीके से। तो बस वही चीज है कि यहां पर आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। फोर्स जैसे जैसे लगाओगे तो ये व्हील इस तरीके से घूमना क्या शुरू कर देगा। मतलब इसमें क्या होने लगेगा, इसमें रोटेशन होने लगेगा। मतलब ये चीज क्या है, रोटेट करने लगेगी। तो दोस्तों इसी को हमने बोला है रोटेशनल मोशन। और आप देख सकते हैं अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हैं तो रोटेशन क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि अगर फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, इस सुटेबल पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको आप बोल रहे हैं सुटेबल पॉइंट। मतलब आप इस सुटेबल पॉइंट पे जो फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी हमारी क्या क्लॉकवाइज रोटेट करती है। अगर सपोज करिए हम क्या करते हैं,
इस पॉइंट पे फोर्स लगाते, सपोज करिए ऐसे फोर्स लगाते इस तरीके से, तो बॉडी इधर रोटेट करती, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती। तो गाइस इस तरीके से जब बॉडी रोटेट कर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। अब गाइस हम आपको बताते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो 3 पॉइंट है, पिवोटेड पॉइंट, सुटेबल पॉइंट एंड रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। अब इसकी डेफिनेशन कैसे राइट करेंगे, तो गाइस डेफिनेशन हमने आपके लिए लिखी है, इसको मैं आपको समझाता हूं। और गाइस सिस्टमैटिक वे में आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन लिखना है, और दोस्तों ये जो फिगर मैंने आपके लिए बनाया वो बनाना है। और गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने इसका जो फ्री नोट्स है वो हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड किया गया है। तो गाइस जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं सिस्टमैटिक वे में, गाइस सेम टू सेम वही चीज हमारे फेसबुक पेज पर आपको मिलेगी। आपको क्या करना होगा, फेसबुक पेज पर जाना होगा। तो गाइस फेसबुक पेज का नाम है एकेडमी लेंस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दिए गए लिंक पे क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज पर पहुंचकर जो हमारे फ्री नोट्स हैं उनको देख सकते हैं। और गाइस ये पूरा चैप्टर का नोट्स क्या है आपको मिलेगा, जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए दोस्तों, सभी के सभी टॉपिक आपके फेसबुक पेज पर मिलते जाएंगे। और गाइस बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर नोट्स विद प्रॉपर गाइडलाइन आपको सब कुछ मिलेगा। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस तरीके से आपको लर्न करना है। और गाइस लर्न करने का जो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं गाइस, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये सबसे लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस, क्योंकि मेन बात यही है कि एग्जाम तक याद कैसे रहेगा। गाइस जैसा आपको पता है पढ़ आज रहे हो आप, और आपका एग्जाम कब होने वाला है, फरवरी वगैरह में। तो गाइस आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है 2022 में। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 2022 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि जो आपके पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में क्या स्टोर हो जाए, ऐसा ना हो कि आप कुछ समय बाद भूल जाएं। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इन पॉइंट के बेसिस पर चीजें आपके माइंड तक रहेंगी। बस ध्यान रखना है, एक व्हील है, व्हील में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, पिवोटेड पॉइंट, सुटेबल पॉइंट एंड बॉडी रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। बस बात खत्म। इन 3 पॉइंट के बेसिस पर पूरी डेफिनेशन आ जाएगी। देखिए कैसे आती है। इफ अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट, हमने बोला इफ अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट, मतलब एक बॉडी है जो अपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या पिवोटेड है, तो बोलेंगे इफ अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट एंड अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, और एक हम फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, तो एट अ सुटेबल पॉइंट, किसी सुटेबल पॉइंट पर, तो क्या होता है, इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पिवोटेड पॉइंट। तो ये जो बॉडी है ये रोटेट करना शुरू कर देता है अपनी एक्सिस के अबाउट, और ये जो पास होगा वो पिवोटेड पॉइंट से क्या है, पास होगा। मतलब ये जो बॉडी है रोटेट करना क्या शुरू कर देता है, अबाउट इट्स पिवोटेड पॉइंट। तो पिवोटेड पॉइंट के अबाउट क्या रोटेट करना क्या शुरू कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहिया होता है, जो व्हील होता है, वो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करता है। तो सेंटर क्या है, सेंटर क्या आपका पिवोटेड पॉइंट है, तो पिवोटेड पॉइंट के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देता है। तो हम बोलेंगे दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब ये जो बॉडी घूम गई, इसको क्या बोला गया, जो ये बॉडी घूम गई है इसको बोला गया टर्निंग इफेक्ट। एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और दोस्तों जो मोशन हो रहा है बॉडी का, मतलब बॉडी में जो मोशन आ रहा है उसको हमने बोला है रोटेशनल मोशन। तो ध्यान रखना है आपको, रोटेशनल मोशन बोला गया है। तो ध्यान रखेंगे, इफ अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट एंड अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ सुटेबल पॉइंट, इट रोटेट्स अबाउट द एक्सिस and passing through the pivoted point. This is called the turning effect and the motion is called रोटेशनल मोशन। तो गाइस ये चीज आपको समझ में आ गई कि रोटेशनल मोशन क्या है और टर्निंग इफेक्ट क्या है। अब गाइस इसका जब हम एग्जांपल लिखेंगे तो गाइस डायग्राम तो हम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के साथ साथ में हमको कुछ थोड़ा सिस्टमेटिक वे में राइट करना होगा। जैसे हमने लिखा है इफ अ व्हील इज पिवोटेड एट इट्स सेंटर, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ये आपका जो व्हील है वो सेंटर पर क्या है, पिवोटेड है, एंड फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन इट्स रिम। मतलब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो टेंजेंशियली अप्लाई किया जा रहा है इसकी रिम पर, जैसा फिगर में हमने क्या शो किया है। तो जो व्हील होगा वो रोटेट करना शुरू कर देगा एक्सिस के अबाउट थ्रू इट्स सेंटर। तो गाइस ये जो व्हील है वो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करना क्या है, शुरू कर देगा। तो गाइस इस तरीके से आप प्रॉपर वे में इसको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। गाइस पहले समझिए, उसके बाद इन पॉइंट्स के बेसिस पर हाउ टू लर्न के जो मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं टॉपिक में, उन पॉइंट के बेसिस पर आप अपने दिमाग में बसा के रखिए। तो गाइस
पढ़ते सभी हैं, बट जो माइंड में लंबे समय तक बना के रख ले वही होशियार होता है। तो गाइस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, बहुत अच्छे नंबर लाना है। तो गाइस सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं लिनियर मोशन। तो गाइस लिनियर मोशन में कुछ मैं आपको बताता हूँ कैसे दिमाग में रहने वाला है। तो गाइस इसके लिए कुछ आपको ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आइए हाउ टू लर्न, मतलब ये जो लिनियर मोशन है ये आपके दिमाग में कैसे रहने वाला है। तो गाइस सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि आपके पास एक स्टेशनरी रिगिड बॉडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास स्टेशनरी रिगिड बॉडी होना चाहिए। अब गाइस इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे, जब उस पर फोर्स लगाएंगे तो कैसा पाथ होना चाहिए? उसका स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, मतलब वो बॉडी क्या है सीधा जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट इस तरीके से। तो गाइस बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। अब इसके अलावा फिर आपको थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि उसका जो डायरेक्शन है वो वही होनी चाहिए जो उसकी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है। मान लीजिए अगर हमने फोर्स ऐसे लगाया है तो बॉडी भी इधर ही जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमने फोर्स इधर लगाया और बॉडी इधर भाग रही है। तो ये सिचुएशन आपके सामने नहीं आनी चाहिए। मतलब लर्न कैसे रखना है, स्टेशनरी रिगिड बॉडी है, उस पर फोर्स लगाना है, फोर्स लगाने का उसका पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा, और पाथ स्ट्रेट होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वही होगी जो अप्लाइड फोर्स की होगी। तो गाइस हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए एक हमारे पास बॉल है। तो गाइस ये मान लीजिए हमारे पास बॉल है। अगर गाइस ये हमारे पास बॉल है और इसको आप इधर फोर्स अप्लाई करते हो तो दोस्तों आप कर क्या रहे हो? बेसिकली आप इसको पुश कर रहे हो, मतलब आप इसको धक्का मार रहे हो। तो गाइस जब इसको आप धक्का मारो, किधर मार रहे हो धक्का? इधर। बॉडी किधर जा रही है? इधर। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पर फोर्स ऐसे लगाते तो गाइस ये बॉडी क्या इधर मूव कर रही है, तो इसकी जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी। तो फिर ये क्या है? लिनियर मोशन नहीं होगा। तो ध्यान रखने की बात क्या है, लिनियर मोशन के लिए बॉडी स्टेशनरी रिगिड होनी चाहिए, स्ट्रेट पाथ पे चलनी चाहिए, उसका जो डायरेक्शन है वो वही होना चाहिए जो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है। तो गाइस जैसे हमने इस एग्जांपल में शो किया है कि एक हमारे पास क्या है? बॉल है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं एक हमारे पास बॉल है और ये बॉल कैसी है? स्टेशनरी रखा हुआ है किसी सरफेस पर। तो गाइस ये हमारा सरफेस है, सरफेस पर क्या है? बॉल रखी हुई है। अब गाइस ये जो बॉल रखी हुई है इस पर हम क्या कर रहे हैं? इस पर हम एक क्या है? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स का नाम क्या है? एफ। तो गाइस फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों ये बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका जो फोर्स है ये इस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो डायरेक्शन है वो उसी का डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम क्या है? फोर्स लगा रहे हैं। मतलब फोर्स का डायरेक्शन और इसका मूव करने का डायरेक्शन सेम है। तो आप देख सकते हैं जो हमने आपको कंडीशन बताई थी कि बॉडी रिगिड हो, स्ट्रेट पाथ हो और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। तो आप देख सकते हैं बॉडी रिगिड है, पाथ कैसा है? सीधा स्ट्रेट है, और डायरेक्शन क्या है? अप्लाइड फोर्स की है। तो मतलब लिनियर मोशन में आपको ध्यान रखना है आपके पास कोई बॉडी होगी, उस पर आप फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी क्या स्ट्रेट जाएगी। स्ट्रेट किस डायरेक्शन में जाएगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आ जाती है लिनियर मोशन की, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिगिड बॉडी। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद विच इज फ्री टू मूव, जो फ्रीली क्या मूव कर सकती है। मतलब वो जो बॉडी है उसको ऐसा नहीं करना है कि उसको आप क्या बांध के रखें। जैसे ये बॉडी अभी यहाँ रखी हुई है तो ये बॉडी क्या फ्री टू मूव है। अगर मैं इसको पकड़ लूँ, अगर मैं इसको पकड़ लूँ और उस पर धक्का मारूँ तो ये नहीं हिलेगी ना। तो मतलब ये फ्री टू मूव होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिगिड बॉडी विच इज फ्री टू मूव द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। तो बॉडी क्या कर देती है? मूव करना स्टार्ट कर देती है, काम स्टार्ट कर देती है मूव करना इन अ स्ट्रेट पाथ, मतलब स्ट्रेट पाथ में जाना शुरू कर देती है। कहाँ जाना शुरू कर देती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब जो फोर्स अप्लाई किया है उसी की डायरेक्शन जाना शुरू कर देता है। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? लिनियर मोशन। तो ये मोशन आपका हो जाता है लिनियर मोशन। तो आपको बात समझ में आई, जब आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं स्टेशनरी रिगिड बॉडी पर तो फिर आपकी जो बॉडी है वो स्टार्ट मूव कर देती है स्ट्रेट पाथ में इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। दिस मोशन इज कॉल्ड लिनियर मोशन। तो गाइस आपको समझना है कि लिनियर मोशन को याद करने के लिए हाउ टू लर्न पे आपको जाना है। और गाइस
इसमें बस आपको ध्यान रखना है स्टेशनरी रिजिड बॉडी है, फोर्स लगाओगे स्ट्रेट पाथ हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी जो अप्लाइड फोर्स की है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले व्हाट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो गाइस सबसे पहले आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप क्या कर लें, टॉर्क का फॉर्मूला लर्न कर लें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो गाइस जैसे ही आपको फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो बस यहां से आपकी डेफिनेशन रेडी है। तो देखिए कैसे डेफिनेशन बोलेंगे। तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स है आपका टॉर्क, ये किसके इक्वल है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके इक्वल है। तो वही आप डेफिनेशन बोल देंगे। कैसे बोलेंगे डेफिनेशन, बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द, तो आपको इतना टर्म बोलना है, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू द, यहां तक पोजीशन हो गई आपकी, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द, अब किसके इक्वल है, मल्टीप्लाई को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, फोर्स का, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। तो वही लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बोलना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब गाइस यहां पर आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो मैग्नीट्यूड शब्द लिखा है इसका क्या मतलब है। तो मैं अब आपको बताता हूं मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज करिए आपसे बोला गया है 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है, सपोज करिए आपसे बोला गया कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। तो ये आपका जो ये 10 है, ये 10 आपका रिप्रेजेंट करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू को, और इसी को आप बोलोगे मैग्नीट्यूड, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बस आपको डेफिनेशन बोलना है, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो गाइस ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल सिंपल वे में ध्यान रखना है, बस फॉर्मूले के बेसिस पर आप याद कर सकते हैं। अब गाइस इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, कोई भी आप एक डायग्राम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे आपका मन हो, ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे करके आप बना लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना लो। बस उसके बाद आप क्या करेंगे, एक पिवोट पॉइंट शो करेंगे। तो गाइस जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पिवोट पॉइंट कहां पर होता है और रोटेशन मोशन और रेडियल मोशन आपको बताया था, तो गाइस उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। तो आपके अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इस वीडियो में तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आपका जो पिवोट पॉइंट हमने यहाँ पे ओपन लिया है, और गाइस यहाँ से एक हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया है। अब गाइस ये आपका पी पॉइंट यहाँ पर है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपका ये क्या है, ये है लाइन ऑफ एक्शन। एपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन को। यहां पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन में लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, यहां पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा एपी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। दोस्तों लाइन ऑफ एक्शन किसको कहते हैं, जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो कि फोर्स कहां पर अप्लाई किया जा रहा है, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। दोस्तों इसको बोला गया लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको बोल दिया गया लाइन ऑफ एक्शन। तो एपी हो गया आपका लाइन ऑफ एक्शन। तो अब आपको पता है कि प्रोडक्ट लेना है किसका, फोर्स का। तो गाइस फोर्स हमारा है यहाँ पर F, तो यहाँ पे हमने फोर्स की वैल्यू ले ली F। अब आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है वो क्या लेना है, फोर्स का लेना है। अब फोर्स आपका ये और किस पर है, इस लाइन ऑफ एक्शन पे। यहाँ आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस लाइन से आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इस लाइन से। तो गाइस इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो गाइस ये डिस्टेंस जो ओपी है ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ओपी। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया टॉर्क से, तो ये आपका होगा टाउ इक्वल टू एफ इंटू ओपी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लर्न रखेंगे और गाइस डायग्राम को एक प्रॉपर वे में आप रिप्रेजेंट करके आएंगे। तो गाइस मैंने आपको ये पूरा डेफिनेशन सही तरीके से समझाया। तो गाइस बस ध्यान रखना है हाउ टू लर्न की अगर हम बात करें कि कैसे आपके दिमाग तक एग्जाम तक लर्न रहेगा, तो बस आपका जो लर्न रहने का प्रोसेस है वो सिर्फ आपका क्या है, फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले के बेसिस पर आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। गाइस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और गाइस जो फ्री नोट्स है इस लेक्चर का वो हमारा FB पेज पर डाला जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे इस
टॉपिक का जो फ्री नोट्स है, बिल्कुल गाइस हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो ये हमारे एफबी पेज पर डाला जा रहा है। तो दोस्तों एफबी पेज का जो नाम है हमारा वो है अकेडमी लेंस। सुन लीजिए पेज का क्या नाम है, अकेडमी लेंस। तो आप एफबी पेज पर जाएंगे तो इस चैप्टर का जो ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। और गाइस जो पहले टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं उनके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। गाइस मूवमेंट ऑफ फोर्स से जुड़े अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। और गाइस इस टॉपिक में जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल याद करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो गाइस लिखा बहुत ज्यादा होगा बोर्ड पे, बट गाइस मैं आपसे वादा कर रहा हूं विद इन 30 सेकेंड आप इसको लर्न कर पाओगे। कैसे वो चलिए मैं समझाता हूं। तो गाइस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग ऑफ अ बॉडी। तो गाइस आप देख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी को टर्न करने में कौन कौन से फैक्टर क्या है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो गाइस जैसा भी आपको मैंने पढ़ाया मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स मैंने आपको बताया था कि टाउ इक्वल टू होगा F इंटू ओपी। ओपी क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। अब गाइस यहां पे बात करते हैं इसका जो टर्निंग है, टर्निंग में कैसे डिपेंडेंसी होगी। तो गाइस आप खुद सोच के देखिए, टॉर्क रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स को, किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर कर रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कर रहा है। तो बस यही आपके फैक्टर्स हो गए। किसी भी बॉडी को टर्न करने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, फर्स्ट इज फोर्स एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसको आप सिस्टमैटिक मैनर में लिख देंगे। सिस्टमैटिक मैनर में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट बोल देंगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट आप सिस्टमैटिक मैनर बोल देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस आपको इसको क्या करना है, सिस्टमैटिक मैनर में बोलना है। तो बस आपको ध्यान रखना है एक फोर्स है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बस इसको लिखने का थोड़ा जो तरीका है वो आपको एक बेहतर तरीके में आप लिख देंगे तो गाइस फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। और गाइस अगर आप एक शॉर्टकट वे में भी अगर लिखोगे इसको तो गाइस वहां से क्या है आपके क्या फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। गाइस आप खुद सोच के देखिए, एक बच्चा ए है और दूसरा बच्चा बी है। अब ये क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज लिख रहा है बट ये सिस्टमैटिक लैंग्वेज का, तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टमैटिक लैंग्वेज वाले को जो मार्क्स हैं वो थोड़े ज्यादा बेटर मिलेंगे। तो बस इसीलिए कह रहा हूं कि आपको सिस्टमैटिक मैनर लिखना है। फर्स्ट पॉइंट था फोर्स, लेकिन इसको आप लिखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अब गाइस जो सेकंड वाला उसको कैसे लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बट इसको आप लिखेंगे कैसे, आप इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। कहां से है फोर्स की डिस्टेंस, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो गाइस जैसा मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था, बस ये दो फैक्टर आपके हो जाते हैं। अब गाइस इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो आप समझेंगे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, अगर आपको मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट चाहिए तो उस केस में आपकी क्या कंडीशन होगी। तो गाइस आपको सोच के देखिए आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट चाहिए। और गाइस क्वेश्चन कैसा होता है वो आप एक बार फिर से सुन लें। गाइस क्वेश्चन ये होता है एक्चुअल में कि सपोज करिए आपके पास एक बॉडी है और उस पर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको टर्निंग इफेक्ट क्या है, मैक्सिमम चाहिए, मतलब बॉडी को आपको मैक्सिमम टर्न करना है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। अब आप खुद सोच के देखिए, आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो गाइस ऑब्वियस सी बात है आप जितना फोर्स लगाओगे तो आप तो उतना ही फोर्स लगाओगे, बट आपको इसका जो रोटेशन है वो सबसे ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम रोटेशन चाहिए। अब मैक्सिमम बॉडी कब रोटेट करेगी, तो बस फॉर्मूले पे आ जाइए। देखिए फोर्स आप क्या है, कांस्टेंट लगा रहे हो, मतलब जितना फोर्स आप लगा रहे हो अपने हाथों से उतना ही फोर्स लगा रहे हो, बट ये जो टर्निंग इफेक्ट है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। अब गाइस ऑब्वियस सी बात है जब टाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट क्या है, ज्यादा होगा। तो बस आप लिख देंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, देयर विल बी मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब गाइस जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो एक बात ये ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में परपेंडिकुलर का साइन बना दिया है, ये साइन आप नहीं बनाओगे एग्जाम में। ये नहीं कि सर ने बनाया चलो हम भी साइन बना देते, आपको परपेंडिकुलर साइन नहीं बनाना है, आपको प्रॉपर वे में लिखना है परपेंडिकुलर
PERPENDICULAR, ये आपको लिखना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये नहीं कि आप भी शॉर्टकट में लिख के चले आओ, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं शॉर्टकट में यूज कर देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस तरीके से लिख दिया, लेकिन आप इसको सिस्टमैटिक लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो लैंग्वेज आपके इंग्लिश के फॉर्म में, उसको आप इंग्लिश के फॉर्म में लिखेंगे। ये नहीं कि आप सिंबल बना के चले आइए, ये अभी आपको मैंने समझा इसलिए आप समझ लें। बट जब आप एग्जाम में लिख के हैं तो बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में लिख के हैं। और गाइस अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो गाइस डेफिनेटली आपको क्या एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो गाइस बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गाइस बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा होगा, बट गाइस बिल्कुल मैं आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में बता रहा हूं कैसे आपको लर्न रखना है। और गाइस उसके बेसिस पर आप डेफिनेशन बिल्कुल बहुत आसानी से दे लोगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको लर्न रखना है। तो गाइस लर्न रखने के लिए बस आपको क्या याद रखना है, क्लॉक को ध्यान रखना है, जिसको आप कहते हैं घड़ी। तो गाइस जैसा आपको पता होगा कि आप सभी लोगों के घर में घड़ी जरूर होगी। तो बस अगर आपके घर में घड़ी है तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है पहले क्लॉकवाइज, फिर लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। तो गाइस क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, घड़ी के डायरेक्शन में होगा। मतलब जो हमारे घर में घड़ी होती है उसके डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करती है तो बोलोगे आप क्लॉकवाइज मूवमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उसको बोलोगे जब कोई बॉडी घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन मूव करती है। तो गाइस जैसा आपको पता होगा कि घड़ी आपके घर में देखिए कैसी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। घड़ी आपके घर में जैसे इस टाइप की घड़ी होगी और यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर आपका 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर आपका 9 होगा, फिर 1 2 4 5 7 8 10 11 इस तरीके से आपकी घड़ी होगी। और यहाँ पर एक पॉइंट होगा जहाँ से आपकी जो सुई होती है छोटी बड़ी वाली वो जाया करती है। एक तीसरी सुई होती है वो सबसे लंबी होती है। तो गाइस इस तरीके से आपकी सुई होती है। तो गाइस अब आपका देखिए क्या दिखना है, आपको पता है कि घड़ी जो चलती है वो ऐसे चलती है, मतलब जो रोटेशन होता है वो इस तरीके से होता है घड़ी में। आप देखते हैं घड़ी में हमेशा जो सुइयां होती हैं वो ऐसे करके चलती हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, घड़ी का डायरेक्शन है। तो मतलब अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो घड़ी के डायरेक्शन में मूव करती है तो हम उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन मूव करती है, मतलब घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ, घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन आपका हुआ, मैं आपको बताता हूं, घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन आपका हुआ ये डायरेक्शन। तो गाइस इसको बोला हमने एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन बॉडी मूव करती है तो हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ध्यान रखेंगे ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब सेम उसी तरीके से डेफिनेशन बिल्कुल बोलना है, सेम टू सेम डेफिनेशन आपको दिखाई देगी। बस जैसे सपोज करिए ये बॉडी है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो, घड़ी के डायरेक्शन में मूव कर जाए तो क्लॉकवाइज मूवमेंट बोल दो, और घड़ी के अपोजिट मूव कर जाए तो एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, बस सिंपल सा। फिर डेफिनेशन देखिए क्या लिखा गया है, कन्वेंशनली इफ द इफेक्ट ऑफ बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज। मतलब बॉडी में जो इफेक्ट है वो कैसा है, वो है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जो बॉडी आपकी मूव करने की टेंडेंसी रख रही है वो कैसी रख रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज रख रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो कहा जाएगा द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो बस आप समझ गए होंगे, द इफेक्ट ऑफ बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बॉडी में जो इफेक्ट आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो फिर उसको आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और गाइस ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है इसको हम कैसा लेते हैं, इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। ध्यान रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ध्यान रखना है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से। अब गाइस इसके अलावा तो लिखा गया है व्हाइल द इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज टू टर्न इट क्लॉकवाइज। अगर बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने की टेंडेंसी रखती है तो फिर द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये आपका होगा नेगेटिव। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब गाइस कोई भी बॉडी में जो इफेक्ट आएगा, जैसे यहां लिखा गया ना इफ द इफेक्ट ऑन द बॉडी, इफेक्ट का मतलब है फोर्स अप्लाई करना। गाइस इफेक्ट का मतलब है कि फोर्स अप्लाई करना। मैं आपको समझाता हूं फिगर के माध्यम से। जैसे सपोज करिए ये आपके पास एक बॉल है या फिर आप इसको एक सर्कुलर डिस्क ले लें, कुछ भी लें जो आपका मन हो वो ले लें।
तो जैसे हम इसको सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए हम इधर इसमें फोर्स ये अप्लाई करते हैं F। अब गाइस ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, तो आप देख रहे हैं कि फोर्स कैसे लगा रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो। अब फोर्स आप ऐसे लगाओ तो ऑब्वियस जब आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो बॉडी किधर मूव करेगी, बॉडी ऐसे जाएगी ना, तो बॉडी ऐसे मूव करेगी ना, मतलब बॉडी का जो रोटेशन होगा वो ऐसे होगा ना। तो बॉडी कैसे रोटेट करेगी, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बॉडी में कैसा मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये बॉडी क्या है रिप्रेजेंट करेगी। और गाइस ये जो पिवोट पॉइंट O है ये क्या होगा, ये अपनी पोजीशन पर फिक्स होगा। जैसे सपोज करिए जैसे ये बॉडी है, अब इसको अगर मैं यहाँ पर क्या है कील लगा दूं, उसको फिक्स कर दूं और कील इसके आर पार हो जाए, तो जब इसको हम इस तरीके से फोर्स लगाएंगे इधर, अगर हम इस पर इधर फोर्स लगाएंगे तो अब इस इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे मूव करेगी, मतलब ये कैसा मूव करेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो बस यही चीज यहाँ पर है, ये पॉइंट O है, पिवोट पॉइंट है, और आपको पता होगा कि पिवोट पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल फिक्स है। अब आप इस पर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो ये बॉडी ऐसे क्या करेगी, रोटेट करेगी। सिमिलरली अगर सपोज करिए यही सर्कुलर डिस्क है, इस पर आप फोर्स इधर से ना लगा के ऊपर से लगाते हो, तो आप देख सकते हैं ये फोर्स क्या लगा रहा है, ऊपर से। और गाइस इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है ये क्या लग रहा है, ऊपर से लग रहा है। और अब आप कुछ सोचते हैं कि इस पर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ऐसे करके जब आप फोर्स इस पर इस तरीके से लगा तो ऑब्वियसली बॉडी किधर मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, बॉडी ऐसे मूव करेगी। तो ये बॉडी मूव करेगी ऐसे, ये कैसी डायरेक्शन है, ये घड़ी का डायरेक्शन है, जो हमारे घड़ी का डायरेक्शन होता है, तो इसको बोला गया क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब गाइस जैसा मैंने आपको बताया जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो कैसा लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। तो ये जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या है दिमाग में ये रखना है, घड़ी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज मूवमेंट, घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका नेगेटिव है। और जो आपका ये डायग्राम है ये आपको अपने दिमाग में रखना है। तो गाइस ये जो टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस ध्यान रखना बहुत आसान है, बस इसको एक सिस्टमैटिक वे में लिखना है। तो गाइस सिस्टमैटिक वे में मैंने आपको समझाया, बस आपको जो हम बोला फोर्स अप्लाई करना है उससे आपको क्या बोलना है, इफ द इफेक्ट ऑन द बॉडी, जो हम फोर्स अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं उसको आप बोलो इफ द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, व्हाइल द इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज टू टर्न इट क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आपको ये बिल्कुल डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब गाइस इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बसा लेना चाहिए। तो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो कैसा क्वांटिटी है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। गाइस जैसा आपको पता होगा जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है उसको आप वेक्टर बोलते हो। तो आपको पता है कैसे, जैसे मैंने आपको डायरेक्शन बताया इधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है, तो कैसा हुआ, डायरेक्शन हुआ ना, तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी आपका हो गया, तो इसको बोला गया वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद गाइस कुछ सेकंड पॉइंट देख लीजिए, बहुत आसान से पढ़ लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। लिखा है द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझना है कि जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग वो कैसा होगा, वो आउटवर्ड होगा। और यही चीज जब क्लॉकवाइज मूवमेंट में आ जाएगी तो कैसा हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो वही लिखा गया व्हाइल दैट ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनवर्ड। तो आप ये चीज समझ गए होंगे डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि मूवमेंट को आपको कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो गाइस पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि जो डायरेक्शन होता है रोटेशन का उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो गाइस टॉपिक आप देख सकते हैं हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन चेंज। तो गाइस इसको चेंज करने के आपके पास दो तरीके हैं। तो गाइस मैं आपको पहले समझाता हूं किस तरीके से आप चेंज करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये जो थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है इसको फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइस इसको चेंज करने के दो तरीके हैं। तो गाइस पहला तरीका है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसको आप क्या है चेंज कर दो, मतलब जहां पर आप फोर्स लगाने वाले हो उस पॉइंट को चेंज कर दो, तो वहां से आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये आपके पास एक बॉडी है। अब गाइस सपोज करिए इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो,
अब जब आप इसको फोर्स लगाए तो आपको क्या दिख रहा है, ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, मतलब कैसे जा रही है, ये बॉडी क्लॉक की डायरेक्शन जा रही है, मतलब इसमें जो मूवमेंट हो गया वो कैसा हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। और गाइस सपोज करिए इस पॉइंट पे आप फोर्स ना लगा के इस पॉइंट पे लगाएं, मतलब पॉइंट को चेंज कर दें, तो फिर बॉडी कैसे जा रही है, तो बॉडी जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहला पॉइंट हो गया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करके इधर लगाओगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, इधर लगाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। अब गाइस इसके बाद सेकंड पॉइंट होता है कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज करके, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन है उसको ही आप चेंज कर दो। गाइस वो कैसे होगा वो हम आपको इस फिगर में समझाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं पूरे पॉइंट को एक सिस्टमैटिक मैनर में। तो गाइस जैसा पहला पॉइंट दिया गया है कि बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, और उसको चेंज करके हम क्या डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो गाइस मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। सपोज करिए एक आपके पास सर्कुलर डिस्क ये है और दूसरी सर्कुलर डिस्क ए है, और गाइस इनका जो पिवोट पॉइंट है वो सेंटर है, इधर आप देख सकते हैं, इधर ओ लिया है, इधर ओ डैश लिया है। अब गाइस इसके बाद आपको समझना है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो, यहां पर मैंने दो पॉइंट कंसिडर किया है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसी तरीके से पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब गाइस आपको ये समझना है कि जो ये आपका पॉइंट ए है, यहां पर जब आप फोर्स लगा रहे हो तो आप देख सकते हो इस तरह आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो। अब गाइस आप खुद सोच के देखिए, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, जब आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो कैसा जा रही है, घड़ी के अपोजिट जा रही है। तो घड़ी के अपोजिट जाने को क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और गाइस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा था, पॉजिटिव था। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव आपको लेना है। अब गाइस इसके बाद आपने पॉइंट को चेंज कर दिया, पॉइंट ए पर ना अप्लाई करके अब आप अप्लाई कर रहे हो पॉइंट बी पर, मतलब सिचुएशन चेंज कर दी, मतलब जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था इसको बदल डाला। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जैसे वी हुआ, जैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वी हुआ, तो आप देख सकते हैं जब आप इस पर इधर फोर्स लगाओगे ऐसे करके तो बॉडी कैसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी तो फिर मतलब ये जो बॉडी वो ऐसे जाएगी, मतलब ये क्या हुआ, घड़ी का डायरेक्शन हुआ। और ये कैसे जा रही थी, इधर अप्लाई करने, फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे थे तो ये बॉडी ऐसे जा रही थी। तो आप देख सकते हैं जब ये बॉडी ऐसे जा रही तो कैसा हुआ, घड़ी का डायरेक्शन हुआ, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। और गाइस इस पे आप लिख देंगे नेगेटिव। आपको बताया गया था, समझाया गया था कि नेगेटिव क्यों लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये तो बात होगी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करके आप क्या डायरेक्शन बदल सकते हो। अब गाइस जो सेकंड तरीका है वो है आपका बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज करके आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ फोर्स का। अब दोस्तों कैसे चेंज होगा वो समझना है। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो पॉइंट होगा वो सेम लेना पड़ेगा, मतलब जहां फोर्स लगा रहे होगे वो पॉइंट आपको सेम लेना पड़ेगा। तो जैसे एक हमने ये सर्कुलर डिस्क इधर ले लिया और एक सर्कुलर डिस्क इधर ले लिया। अब आपको देखिए क्या करना है, अब ये हमने क्या है यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट कर दिया, एक फिक्स पॉइंट यहाँ कर दिया। अब देखिए अब क्या हो रहा है ये समझेंगे आप। अब आप खुद सोच के देखिए, अब फोर्स आप इधर लगा रहे हो और गाइस इधर फोर्स क्या है, इधर लगा रहे हो, मतलब इधर ऊपर की तरफ लगा रहे हो और इधर नीचे की तरफ लगा रहे हो। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सेम है, मतलब दोनों ही जगह जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो सेम है। अब दोस्तों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है लेकिन जो फोर्स का जो डायरेक्शन है उसको बदल दिया गया, मतलब एक में इधर फोर्स लग रहा है और एक में इधर फोर्स लग रहा है, मतलब इधर ऊपर लग रहा है और इधर नीचे लग रहा है। अब आप खुद देख सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप इधर फोर्स लगाओगे, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो ऐसे करके, तो जब ऐसे फोर्स लगाओगे तो बॉडी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, मतलब ये बॉडी कैसे मूव कर रही है, ऐसे मूव करे। और ये कैसा डायरेक्शन है, ये है घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप एंटी क्लॉकवाइज। तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये कैसा है आपका, पॉजिटिव। अब इसी तरीके दोस्तों आप खुद देखिए पॉइंट सेम है और फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो।
अब आप सोचते कि ऐसे फोर्स लगाए तो बॉडी कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव कर जाएगी, मतलब घड़ी का डायरेक्शन, और घड़ी का डायरेक्शन हो तो इसको क्या बोलोगे आप, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो बस यहाँ पे लिख देंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। और गाइस ये कैसा था आपका, ये था नेगेटिव। अब गाइस जो मैंने आपको ये समझाया इतना वर्क का, तो गाइस बस यही चीज आपको लिखना है गाइस, एक सिस्टमेटिक मैनर में आपको लिखना है। अब देखिए लिखेंगे कैसे वो आप समझेंगे पेपर में। तो आप लिखेंगे हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज, तो आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज बाय द टू वेज, फर्स्ट में लिखेंगे आप वाई चेंजिंग दी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फिर डैश लगाएंगे, इसके आगे आप इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे, और इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप लिखेंगे। सपोज सर्कुलर डिस्क है आपके पास, जो मैंने आपको समझाया दुनिया भर का, ये चीज आपको अपनी लैंग्वेज में, जो आपकी खुद की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप क्या है यहाँ लिख देंगे, मतलब जो आपको समझाया गया वही चीज आप क्या है समझाएंगे रिटन फॉर्म में। तो और आप शो करेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और इसको आप फिगर ए बोल सकते हैं, इसको फिगर वी बोल सकते हैं। मतलब जब आप समझाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा ना फिगर ए किस फिगर की आप बात कर रहे हो। इसी तरीके से इसको आप फिगर सी बोल दीजिएगा, इसको आप फिगर डी बोल दीजिएगा, जिससे कि आप क्या है एग्जाम में एक सिस्टमेटिक मैनर में एग्जामिनर को समझा सकें। फिर गाइस जब आप इसको लिख देंगे अपने लैंग्वेज में, इसका सेकंड पॉइंट पे आएंगे वाई चेंजिंग दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फिर ये डायग्राम बनाएंगे उसके बारे में लिखेंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात आती है व्हाट इज कपल। तो गाइस बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको दो फोर्सेस लेना है। कैसे फोर्सेस लेना है, इक्वल लेना है और पैरेलल लेना है। तो आप डेफिनेशन में देखेंगे आपको इक्वल एंड अपोजिट और क्या समझिए पैरेलल होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, दो फोर्सेस लेना है, इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए और क्या समझिए पैरेलल होना चाहिए। मतलब एक फोर्स अगर इधर है तो दूसरा फोर्स इधर होना चाहिए, मतलब ये क्या है पैरेलल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। तो बस सिंपल सा हो गया, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म कपल। तो ये सेम लाइन पे फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो गाइस कपल की डेफिनेशन बहुत इजी है, बस अब सिंपली वे में लर्न कर लीजिए, सिंपल सा आप देख लीजिए, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म कपल। अब गाइस ये डेफिनेशन आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। अब गाइस इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से एग्जांपल हैं जिनसे हम इसको समझ सकते हैं। गाइस डेफिनेशन पढ़ने के बाद कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, तो गाइस इसके लिए हम आपको बताते हैं एग्जांपल कैसे आप समझ सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट एग्जांपल आपका लिखा गया है टर्निंग अ वाटर टैप। अब गाइस सपोज कर लीजिए आपके पास एक क्या है वाटर टैप है, और उस वाटर टैप को आपको क्या करना है, टर्न करना है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक ये बॉटल है। अब गाइस चाहे वाटर टैप हो या फिर मान लीजिए कोई ये आप कह सकते हैं ये इसका ढक्कन हो बोतल का, तो आप क्या करें इसको पकड़ें और इसको अगर आप टर्न करें तो कैसे करेंगे, आप इसको इधर फोर्स लगाएंगे। मतलब क्या हुआ देखिए ध्यान से, इस जो इधर वाला फिंगर है इससे देखिए हम इधर घुमा रहे हैं, इस साइड इधर घुमा रहे हैं। देखिए ये फोर्स मतलब देखिए ध्यान से अगर साइड से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। मतलब मैं आपको देखिए समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे ये बॉटल है, अब देखिए दो फिंगर हैं ये मेरी, आप देख सकते हैं ये दो फिंगर है। अब देखिए जब मैं इस वाली फिंगर को इधर करूँगा, देखिए मैंने इधर किया तो ये फिंगर को क्या इधर करना पड़ा। मतलब हो क्या रहा है, ये फोर्स इधर लगा रही है और ये फिंगर फोर्स इधर लगा रही है। मतलब देखिए ये इधर लगाया, ये इधर लगाया, मतलब इससे फोर्स इधर लग रहा है और इस वाले फिंगर से फोर्स इधर लग रहा है। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, ओवरऑल हो ये रहा है जब हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इस वाले से इधर फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट हैं और टू हैं और इक्वल है। तो इससे क्या बन जाएगा, हमारा कपल बन जाएगा। और गाइस इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं, टाइटनिंग द कैप। जैसे मैंने अभी आपको कैप को क्या टाइटन या फिर ओपन करके दिखाया, तो दोनों एग्जांपल आप पे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं टर्निंग अ की इन अ लॉक। तो गाइस आपने देखा होगा घर में ताला होता है हमारे पास, उस ताले की जो की होती है उसको आप क्या करते हैं, घुमाते हैं। मैं आपको देखिए ताला लेके दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कैसे आप देखिए की घुमाते हैं। तो मैं ताले को ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मैं ताला लेकर आता हूँ आपके लिए। तो जैसे हमारे पास ये है क्या है, लॉक है। देखिए ये अब हमारे पास लॉक आ चुका है, थोड़ा हम रख देते हैं। देखिए ये आपके पास क्या है,
एक लॉक है। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे, इसको मैं थोड़ा लॉक अगर इसको करना है तो देखिए इसको पहले आप प्रेस करेंगे, फिर इस फिंगर से, मतलब ये जो आपका थंब है ये अप जा रहा है, थंब अप जाएगा तो इस वाले से आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा इस फिंगर से। तो हो क्या रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आपके क्या एक्ट कर रहे हैं। अब देखिए अगर इसको आपको लॉक करना है तो क्या करेंगे, इधर फोर्स लगाएंगे, मतलब हो क्या रहा है, मतलब एक आप ये जो अंगूठा है इसको इधर दबा रहे हैं तो दूसरी वाली फिंगर को इधर दबाना पड़ रहा है, मतलब हो ये रहा है। अगर इसको चाहे आप ओपन करें चाहे आप क्लोज करें तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपका लगता है। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। अब जैसे ये ताला क्या खुला हुआ है, अब इसको क्या है हमको लॉक लगाना है, इसको बंद कर दें। अब देखिए इस फिंगर से इधर हम कर रहे हैं, अभी इस फिंगर से इधर कर रहे हैं लेकिन इधर नहीं जा पा रहे, तो हम क्या करेंगे, इधर नीचे की तरफ ये घुमाएंगे और फिर इसको ऐसे करेंगे तो देखिए लॉक क्या लग गया। तो आप देख सकते हैं लॉक लग चुका है। मतलब हो क्या रहा है, इससे इधर कर रहे हैं तो इससे इधर करना पड़ रहा है, इधर करेंगे मतलब दोनों फिंगर को एक साथ आपको क्या फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपके काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप क्या डिस्कस कर सकते हैं। अब हम अदर एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। अब देखिए अदर एग्जाम्पल देखिए आपका टर्निंग का स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील आपने देखिए देखा होगा, कहाँ देखा होगा स्टीयरिंग व्हील, देखिए आपने देखा होगा कि जो कार का ड्राइवर होता है या फिर बस का ड्राइवर होता है वो क्या करता है, इस तरीके से जो राउंड में स्टीयरिंग व्हील लगी रहती है उसको क्या करता है, वो ऐसे घुमाता है। जैसे ये स्टीयरिंग में व्हील है तो हम कैसे घुमाएंगे इसको, देखिए इधर हाथ करेंगे ऐसे करके, मतलब इस वाले हाथ से इधर करेंगे और इस वाले हाथ से इधर करेंगे, या फिर इस वाले हाथ से इधर करेंगे और इस वाले हाथ से इधर करेंगे। तो स्टीयरिंग व्हील कैसे घूमता है, इस तरीके से घूमता है। जैसे मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ स्टीयरिंग व्हील का एग्जांपल। देखिए कुछ चीज़ें ले लेता हूँ मैं जिससे आपको समझा सकूँ। तो जैसे सपोज करिए ये हमारे पास क्या स्टीयरिंग व्हील है, देखिए ये स्टीयरिंग व्हील मान लीजिए। अब देखिए खुद सोच के देखिए, अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें, ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस वाले हाथ को इधर रखना पड़ रहा है, मतलब हो क्या रहा है, ये इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है। उसी तरीके से अगर हम इसको इधर घुमाएंगे तो इसको इधर घुमाना पड़ेगा, मतलब ये पूरी तरीके से स्टीयरिंग व्हील का क्या है काम कर रहा है। इसी तरीके से स्टीयरिंग व्हील होती है आपकी कार में होती है, बस में होती है, और उसी के बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि कपल कैसे आपका प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके बाद गाइस हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स को जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूवमेंट ऑफ कपल। इसको गाइस आपको क्या करना है, फाइंड करना, मतलब निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ा पॉइंट की बात ये है। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो गाइस जैसे हमने इसको इरेज कर दिया है, इसको हम आपको यहां समझाएंगे किस तरीके से आप मूवमेंट ऑफ कपल निकालेंगे इस डायग्राम के लिए। देखिए इस डायग्राम में देखिए क्या रिप्रेजेंट किया गया है। तो गाइस थोड़ा मैं आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करने से पहले कुछ बात बताना चाहता हूं। गाइस यदि आपको इस टॉपिक का फ्री नोट्स चाहिए, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ रहा है और आपको इसका फ्री नोट्स चाहिए, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी लिंक दिखाई देंगे। जैसे फेसबुक पेज दिखाई देगा, व्हाट्सएप ग्रुप दिखाई देगा, और गाइस इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा और भी आपके जैसे मान लीजिए फेसबुक ग्रुप भी होगा आपका, ये भी आपको दिखाई देगा। मतलब जितने भी आपको लिंक दिखाई देंगे उनको आप क्या कर लें, लाइक एंड ज्वाइन कर लें। और गाइस सब कुछ फ्री है। अब देखिए अगर इसको आप करते हैं तो देखिए आपको क्या बेनिफिट है। आपको देखिए बेनिफिट ये है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो हमारा पेज है उस पर फ्री नोट्स डाल दिए जाते हैं। जैसे आपके सामने भी हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर का जो नोट्स होगा वो इस पेज पर क्या है, सेम डेट पर डाल दिया जाता है या फिर उससे पहले डाल दिया जाता है। तो पेज पर इसका जो नोट्स है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा और आप यहाँ समझ ले रहे हैं, तो बस आपको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हम नोट्स डाल देते हैं। और गाइस कभी मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं डाल पाए तो फेसबुक ग्रुप पे आ जाता है, मतलब ओवरऑल किसी ना किसी तरीके से आपको मिल जाता है। और गाइस जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उस पर भी डाल देते हैं। तो मतलब सभी सोर्सेज से आपको क्या है, काफ़ी सुविधा मिलेगी। और गाइस जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं वो हमारे फेसबुक पेज पर आते रहते हैं और फेसबुक ग्रुप में भी आते रहते हैं। तो इसलिए आपको इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सबको लाइक एंड ज्वाइन कर ले। तो गाइस ये आपकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ कपल कैसे निकालेंगे। देखिए क्या डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया वो समझाता हूँ। देखिए डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट ए। और गाइस इसके बाद देखिए आपको बताता हूँ, थोड़ा मैं मार्कर का कैप ले लेता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ। देखिए ये है पॉइंट ए, पॉइंट ए है और इस पर फोर्स एफ लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली पॉइंट वी है, उस पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। और पॉइंट ए और पॉइंट वी का बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है।
और कोई एक पॉइंट हमने ओ ले लिया है इन दोनों के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में कोई पॉइंट ओ ले लिया है, जहां पर क्या है आपको ये किस पॉइंट का काम कर रहा है, जहां पर ये एज अ पिवोट पॉइंट काम कर रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं फोर्स इधर एफ इधर लग रहा है, फोर्स एफ इधर लग रहा है। अब इस पर आपको निकालना है कि इस डायग्राम के लिए मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। क्या करेंगे आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे एट एंड ए, मतलब एंड ए पर आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, ठीक है। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे एंड बी पर, फिर इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ कपल। देखिए अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें एंड ए पर, तो मोमेंट ऑफ फोर्स देखिए क्या होगा, टाउ वन होगा, किसकी वैल्यू इक्वल होगी, टाउ वन क्या होगा, फोर्स क्या है आपका एफ इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आप देख सकते हैं इस पॉइंट ओ से डिस्टेंस क्या है, ए ओ है, तो यहां पे आप लिख देंगे ए ओ। अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, कहां निकालेंगे, एंड बी पर निकालेंगे। गाइस ध्यान रखिएगा पेपर में आप डॉटेड बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं डॉटेड बना दे रहा हूं, आपको प्रॉपर राइट करना है। फिर टाउ टू निकाल लीजिए, एंड बी पर टाउ टू ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओ से, ओ बी, तो इंटू ओ बी हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्या है, आपको निकालना था मोमेंट ऑफ कपल, तो मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू। क्या कर देंगे आप, टाउ वन प्लस टाउ टू। अब आप दोनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू रख दीजिए, आपने जो ये निकाली वैल्यू, इन वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए, मतलब एफ इंटू ए ओ प्लस एफ इंटू ओ बी। एफ क्या है आपका, कॉमन हो जाता है, देखिए दोनों में एफ है तो एफ को आप कॉमन ले लें, एफ को कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा ओ ए प्लस ओ बी। और आप देखिए जो आपका ओ ए प्लस ओ बी है ये क्या है आपका, बेटा इसको ओ ए की जगह ए ओ लिख लो, क्योंकि ऊपर ए ओ था, ए ओ लिख लो फिर से। तो आपका जो ए ओ प्लस ओ बी क्या है, ए ओ और ओ से बी, आपका ये हो जाता है ए बी, और ए बी क्या है, डी। तो आप लिख देंगे एफ इंटू ए बी, और ए बी को क्या लिख देंगे, डी, आपको पता है डी लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा एफ इंटू डी। तो ये आपका मोमेंट ऑफ कपल क्या है, फाइंड हो जाएगा। इसको आप टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी, और इसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो जैसा आपको पता है आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम। अब बात आती है क्या होता है इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आप कंसीडर कर लो आपके पास कोई भी एक बॉडी है, कोई भी बॉडी आप कंसीडर कर लो। अब उस बॉडी पर आप क्या करोगे, कई फोर्सेस अप्लाई करोगे। जैसे ये हमारे पास बॉडी है, अब इस बॉडी पर हम क्या करेंगे, कई फोर्सेस अप्लाई करेंगे। और दोस्तों कई फोर्सेस को आप बोलते हो सेवरल फोर्सेस, मतलब कोई भी एक बॉडी है उस पर आप सेवरल फोर्सेस अप्लाई करोगे। जैसे इधर फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, मतलब एक बॉडी है उस पर आप क्या है, कई अलग अलग फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो। अब देखिए जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी की जो कंडीशन है उसमें चेंज होगा। लेकिन अगर उसकी कंडीशन में चेंज ना हो तो उसको आप बोलोगे इक्विलिब्रियम। अगर कंडीशन चेंज हो गई तो फिर उसको आप इक्विलिब्रियम नहीं बोलोगे। अब कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये अभी मान लीजिए रेस्ट पर है, तो इस पर जैसे हमने इधर फोर्स लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, और ये बॉडी अपनी रेस्ट में ही रहती है, इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो आप बोलोगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। और मान लीजिए ये बॉडी अगर लिनियर मोशन में थी तो ये फिर लिनियर मोशन में ही रहे, और अगर ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में थी तो ये फिर ट्रांसलेशन मोशन में ही रहे। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो स्टेट है जैसी थी वैसी रहे, अगर रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहे, अगर लिनियर मोशन में थी तो लिनियर मोशन में रहे, और अगर ट्रांसलेशन मोशन में थी तो ट्रांसलेशन मोशन में रहे। तो इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस वही हमने डेफिनेशन लिख दिया है। मतलब कोई भी एक बॉडी है उस पर सेवरल फोर्सेस अप्लाई करोगे तो उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो वही आप बोल दोगे कि डेफिनेशन। ध्यान से देखिए,
व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब जब किसी बॉडी पर अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट किए जाते हैं तो कह रहा है प्रोड्यूस नो, ध्यान से देखिए, प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट। तो बोला है प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट, तो मतलब इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब देखिए स्टेट क्या हो सकती है, या तो वो रेस्ट का स्टेट हो सकती है, या लिनियर की हो सकती है, या रोटेशनल की हो सकती है। तो वही लिखा गया है व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, लिनियर और रोटेशनल, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। तो इसको आप कहोगे इक्विलिब्रियम। तो आप कह दोगे कि जो बॉडी है वो हमारी इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए ये तो इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया होगा। तो बस सिंपल सा है, बॉडी है, कई सारे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के बाद उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो बॉडी को हमने बोला वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब देखेंगे इसके काइंड्स। अब देखिए काइंड्स क्या है, दो तरह के होते हैं आपके। फर्स्ट होता है आपका स्टैटिक और सेकंड होता है आपका डायनामिक। अब देखिए स्टैटिक में क्या है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे हमने आपको बताया कि दो टाइप के काइंड है, एक है आपका स्टैटिक और एक है आपका डायनेमिक। इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। तो पहले बात आती है स्टैटिक। देखिए स्टैटिक को समझने के लिए मैं आपको ऑलरेडी इक्विलिब्रियम समझा चुका हूं, तो बस वही चीज़ आपको सेम टू सेम बोलनी है। एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो, आप खुद ही क्लियर समझ जाओगे। देखिए हम आपको बताते हैं, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कोई बॉडी अपनी रेस्ट की कंडीशन में क्या बनी रहे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, मतलब उस पर कई सारे आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो अपनी कंडीशन में बनी रहे। तो बस आप अभी पढ़ रहे स्टैटिक, तो स्टैटिक की बात क्या होती है, स्टैटिक की बात होती है स्टेट ऑफ रेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, स्टैटिक आप किसको बोलते हो, जो रुका हुआ होता है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर कोई बॉडी बनी रहे जब आप उस पर कई सारे फोर्स लगा रहे हो तो उसको आप बोलोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो बहुत सिंपल सा है, एक बॉडी है, ये स्टैटिक रखी हुई थी, इस पर आपने बहुत सारे फोर्स लगाए लेकिन ये अपनी स्टेट में बनी रही, मतलब ये अपनी स्टेट जो इसकी थी रेस्ट की उसमें बनी रही, तो इसको आपने बोला स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेज द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखिए इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब आप उस पर कुछ फोर्सेस क्या अप्लाई कर रहे हो। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे सपोज करिए ये एक बॉडी है, अब इस बॉडी को हमने क्या है किसी भी फ्लोर पर या किसी भी टेबल पर रख दिया है। अब ये आप कंसिडर कर लो, एक ही आपके पास बॉडी है, इसको आपने किसी फ्लोर पर या फिर किसी भी टेबल पर रख दिया है। अब आप क्या देखिए क्या कर रहे हो, अब आप इस बॉडी पर एक फोर्स इधर लगा रहे हो, ये आप देख सकते हैं एक बॉडी पर आप ये फोर्स क्या है लेफ्ट की तरफ लगा रहे हो, और इसी बॉडी पर आप फोर्स एफ डैश राइट की तरफ लगा रहे हो। मतलब ये फोर्स आप लेफ्ट में लगा रहे हो, ये फोर्स आप राइट में लगा रहे हो। अब आप खुद सोच के देखिए, ये लेफ्ट में लगा रहे हो, ये राइट में लगा रहे हो, और ये जो बॉडी है अगर ये मूव नहीं कर रही है, मतलब इसके मोशन नहीं हो रहा है, तो फिर इसको आप बोलोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों फोर्सेस आपने लगा दिए बट इस बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आया, ये बॉडी रेस्ट में थी और रेस्ट में ही बनी रहे, तो इसको आप बोलोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। गाइस इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत जल्दी आप समझ जाओगे। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कोई एक बच्चा है, मान लीजिए कोई भी एक बच्चा है, कोई एक स्टूडेंट है जिसको आप जानते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा उस बच्चे को कई बार टीचर बहुत समझाने का प्रयास करता है, बहुत चीज़ें इसको समझाने का प्रयास करता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो बच्चे को समझ में नहीं आता है, कुछ भी कर लो कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो क्या होता है स्टैटिक कंडीशन में होता है। तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हो, बस ये आपको समझाने के लिए है। तो ये आप स्टैटिक समझ गए। अब हम देखेंगे इसके बाद डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो गाइस अब हम डिस्कस कर लेते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो गाइस टॉपिक आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल है। गाइस जैसा मैंने आपको कहा था किसी भी बॉडी पर सेवरल फोर्स आप अप्लाई करोगे,
किसी भी बॉडी पर सेवरल फोर्स अप्लाई करोगे, तो अब आप पढ़ रहे हो डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा जब किसी भी बॉडी में सेवरल फोर्सेस अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करने के बाद ये जो बॉडी है अगर मोशन में थी तो ये फिर मोशन में ही बनी रहेगी। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो स्टेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप पढ़ रहे हो डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक का मतलब होता है मोशन। दोस्तों डायनामिक का मतलब होता है मोशन, मतलब बॉडी मोशन में थी तो फिर वो मोशन में ही रहने वाली है। अब मोशन क्या हो सकता है, या तो ट्रांसलेशन हो सकता है या फिर रोटेशनल हो सकता है। तो बस सिंपल सा हो गया, किसी बॉडी पर सेवरल फोर्सेस अप्लाई करोगे और ये अपनी कंडीशन में बनी रहती है, मतलब या तो ट्रांसलेशन में रहती है या फिर रोटेशन में रहती है, तो इसको आप बोलोगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब दोस्तों डेफिनेशन आप देख लीजिए, बहुत आसान है। देखिए डेफिनेशन लिखी गई है, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जब कोई बॉडी अपने मोशन की स्टेट में बनी रहती है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, मतलब जब कोई बॉडी मोशन में बनी रहती है या तो वो ट्रांसलेशन हो या फिर वो रोटेशनल हो, कब इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, जब उस पर आप सेवरल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो, तो बोला गया द बॉडी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसान सा एग्जांपल है। तो गाइस जैसा आपको पता है जो एरोप्लेन होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। अब गाइस जब एरोप्लेन आपका ऊपर जाता है तो फिर उसमें क्या होता है, जैसे ये एरोप्लेन है ये ऊपर ऐसे जा रहा है, तो फिर क्या होगा, ये अपने वेट को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा, और जो नीचे का वेट होगा उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम का। देखिए क्या लिखा गया है, एन एरोप्लेन मूव्स एट कांस्टेंट हाइट, मतलब जब कोई एरोप्लेन अपनी कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रहा है, ध्यान देने की बात है, ध्यान से सुन लीजिए, एट कांस्टेंट हाइट, ये हाईलाइटेड पॉइंट ध्यान रखिएगा, मतलब एक एरोप्लेन है वो मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट हाइट पर मूव कर रहा है। तो क्या हो रहा है, व्हेन अपवर्ड लिफ्ट, मतलब जब वो ऊपर उठता है, ऑन इट बैलेंसेस इट्स वेट डाउनवर्ड्स, मतलब जैसे ही वो ऊपर उठता है तो वो जो अपना डाउनवर्ड बैलेंस है उसको बनाए रखता है। तो गाइस उम्मीद है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। गाइस जैसे टॉपिक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा है, आपने पढ़ा था मुझसे क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बस सिंपल सा है, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल हो जाता है तो उसको आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। बस इसको लिखने का जो तरीका है इसको बदल दिया जाता है। देखिए कैसे लिखते हैं ये समझेंगे। देखिए लिखने का तरीका रहता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, सिंपल सा आप लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, फिर आगे क्या करेंगे, इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस acting on the body about the axis of rotation is 0, the body is in equilibrium, मतलब हुआ कि देखिए क्या आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, बाउंस कर गया होगा। देखिए क्या हुआ, देखिए हुआ ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग जो एल्जेब्रिक सम है, अब आपको ये पता होना चाहिए एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है। देखिए एल्जेब्रिक का मतलब होता है साइन के साथ सम, क्या बोल रहा हूं, सम विद साइन। अब देखिए आप सोच रहे होंगे साइन के साथ सम का क्या मतलब है। देखिए साइन का मतलब है, जैसे आपको पता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका नेगेटिव होता है, तो आप क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम लेंगे, मतलब साइन के साथ सम लेंगे, किसका लेंगे, ऑल मूवमेंट्स का, किसका लेंगे, मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो मूवमेंट हो रहा है उन सब का आप क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करेंगे, किसी भी बॉडी पे जितने भी मूवमेंट ऑफ फोर्स है उनका सम करेंगे। अब सम कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो इसका जो सम आएगा वो 0 आने वाला है, क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसको आप बोलोगे द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो गाइस बिल्कुल सिंपल सा है, किसी भी बॉडी पर जितने भी मूवमेंट ऑफ फोर्स लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि एल्जेब्रिक सम करने के बाद जो सम आने वाला है वो 0 आने वाला है। देखिए अब इस प्रिंसिपल को हम क्या अप्लाई करेंगे इस डायग्राम पर। गाइस इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझेंगे। अब देखिए इस प्रिंसिपल देखिए इस डायग्राम पे अप्लाई करना, देखिए कैसे करेंगे ये समझ लीजिए।
देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट बी है और यहाँ पर एक पॉइंट ए है। ये सपोज कर लीजिए कोई भी रॉड है और यहाँ पर एक सपोर्ट हमने ये दे रखा है। ये पॉइंट वो फिक्स पॉइंट आपका हो जाएगा। अब देखिए आप देख सकते हैं डायग्राम में वेट W1 यहाँ सस्पेंड है, यहाँ वेट W1 सस्पेंड है। अब आप देखिए इसका एरो क्या इधर है। अगर ये एरो इधर है तो ये कैसा हुआ, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ। और एंटी क्लॉकवाइज का जो सम आता है वो कैसा आता है, प्लस आता है। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका देखिए क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा W2 इंटू डिस्टेंस, कहाँ से, O से। तो W2 इंटू L2, तो आप लिख देंगे W2 इंटू L2। ये कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इसको प्लस कर लिख देंगे। अब इसके बाद ये W1 क्या है, देखिए इधर आ रहा है ऐसे करके, मतलब क्लॉक का डायरेक्शन हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये क्लॉक का डायरेक्शन हो रहा है, मतलब क्लॉक ऐसी चलती है, क्लॉक का डायरेक्शन, तो क्लॉक का डायरेक्शन हुआ तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो फोर्स W1, इसको आप यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ इरेज कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं W1 इंटू डिस्टेंस O से। O से डिस्टेंस क्या है, पॉइंट ए का, L1, तो L1 कर देंगे। अब साइन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। कैसा होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। अब ये क्लॉकवाइज हो तो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इनका सम क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, तो इसको 0 कर देंगे। अब इसको क्या कर दें, इसको कर देंगे आप W2 L2 इक्वल W1 L1। अब देखिए ये क्या हुआ, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा जब बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। और गाइस इस बॉडी को जब हमने इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया है तभी इसका जो सम है वो क्या है, 0 कर दिया। और सम कैसा लिया गया, ये ध्यान रखिए, सम लिया गया है एलजेब्रिक। ये बहुत अच्छे से टर्म ध्यान कर लीजिए, एलजेब्रिक। एलजेब्रिक का मतलब साइन के साथ सम। अब गाइस जब आपकी कॉपी टीचर चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम में, देखिए वो कैसे जज कर लेते हैं कि आपने सही आंसर लिखा है कि गलत लिखा है। उनको पता है कीवर्ड एलजेब्रिक सम लिखना होता है, लेकिन स्टूडेंट गलती से क्या लिख देता है, सम लिख देता है। और सम लिखने का मतलब क्या, वो गलत हो गया। देखिए सम का मतलब होता है ऐड कर देना, और लेकिन एलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि साइन के साथ सम लेना। साइन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज का नेगेटिव है, दोनों को फिर यहाँ ऐड किया तो W2 L2 इक्वल टू W1 L1 आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और गाइस जो प्रीवियस वीडियो थे हमने उनमें आपको बताया था जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो नेगेटिव लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए गाइस। अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारे देखे होंगे तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज नेगेटिव है। अब गाइस यही देखिए इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए क्या हो रहा है आपका, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, बस वही लिख दिया गया, सिंपल सा लिख दिया गया, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब गाइस ये कहाँ से आया, ये बिल्कुल वेरिफिकेशन है आपका। तो गाइस अगर आप इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में एग्जामिनर को समझाएंगे डेफिनेटली आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा हो जाएगा। गाइस इसके जो फ्री नोट्स हैं वो हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाले जा रहे हैं। तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लें और जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें और आपको ये सारे के सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलते जाएंगे। बस आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, आपके सामने नोट्स आ जाएंगे। और कोई अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। गाइस जो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे फेसबुक पेज पर, फेसबुक पेज तक आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फेसबुक पेज पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और उसके जरिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब गाइस इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की आपके साथ बात करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइस अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसानी से आपको मैं समझा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से लर्न करा दूंगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है। देखिए पहली कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास बॉडी है। अब मान लीजिए ये आपके पास बॉडी है। अब इस बॉडी पर जितने भी आप फोर्सेस लगा रहे हो, फोर्सेस लगाने के बाद इसका जो सम आता है ऑल फोर्सेस का वो 0 आता है। तो फिर इसको आप बोलते हो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। मतलब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसकी पहली कंडीशन होगी कि इस पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का सम क्या है, 0 आएगा। मतलब जो सिग्मा एफ आने वाला है
वो क्या आने वाला है, वो 0 आने वाला है। ठीक है, सिग्मा एफ का मतलब होता है, ये है सिग्मा का साइन। सिग्मा का मतलब होता है कि इनका क्या है, फोर्सेस का कुछ सम करना है। जैसे सपोज करिए ये बॉडी है आपके पास, इस बॉडी पर इधर आप ये फोर्स लगा रहे हो और इसके सेकंड फोर्स इधर लग रहा है। तो अगर F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो ये दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और जब इनका आप सम करोगे तो फिर ये दोनों आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे और एल्जेब्रिक सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल बात ये है कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का आपको सम करना है, तो रिजल्टेंट आने वाला है वो 0 आने वाला है। फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, वही लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। ये गाइस सिस्टमैटिक लैंग्वेज है, बस आपको ये समझना है कि हो क्या रहा है। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि वास्तव में कंडीशन क्या है, फिर डेफिनेटली एक बार आप पढ़ेंगे ध्यान से, बिल्कुल आसानी से लर्न हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी सेकंड नंबर कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है आपकी, आपको क्या करना है, आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स लेना है, मतलब आपको टाउ लेना है, जिसको आप टॉर्क कहते हैं। मतलब जो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस है उनका एल्जेब्रिक सम करना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि साइन के साथ सम लेना। तो आपको साइन के साथ इनका सम लेना है और वो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आता है तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो जाती है। मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का सम करना है और सम करने के बाद ये क्या है, 0 आना चाहिए। और सम कैसा ये समझ लीजिए, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, ये है आपका एल्जेब्रिक सम। मतलब आपको जो सम लेना है मूवमेंट्स का, वो कैसा लेना है, साइन के साथ लेना है। तो साइन के साथ सम लेंगे और सम लेने के बाद ये क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी 0। तो ये 0 आपका होना चाहिए। तो गाइस ये 2 कंडीशन है, बहुत आसानी से आप समझ के लर्न कर सकते हैं। अब गाइस सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो गाइस सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए क्या है, जैसे सपोज करिए कोई भी एक आपके पास बॉडी है। अब इस बॉडी में काफ़ी पार्टिकल होंगे, उस पार्टिकल के कुछ ना कुछ वेट्स होंगे। अब गाइस जो वेट होगा उन पार्टिकल का, उन सभी का जो वेट है वो किसी ना किसी पॉइंट पे क्या सस्पेंड होगा। तो उसी पॉइंट को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलोगे। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे। दोस्तों डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा फिगर में समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए ये आपके पास एक कोई भी बॉडी है। अब इस बॉडी में देखिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, इसके पार्टिकल्स रिप्रेजेंट किए हैं, W1 वेट, W2 वेट, सिमिलरली W3, W4, W5, W6, W7, W8। तो गैस इनके जो पार्टिकल्स हैं वो हमने रिप्रेजेंट किया, उनका वेट रिप्रेजेंट किया। अब गैस इसमें जितने भी पार्टिकल होंगे उन सबका जो वेट है वो किधर होगा, सस्पेंड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इन सभी का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन सस्पेंड है पार्टिकल का, लेकिन इनका जो ओवरऑल वेट है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। जैसे हमने ये जी पॉइंट है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो जी पॉइंट है यहाँ पे ओवरऑल बॉडी का वेट क्या सस्पेंड है, इसको हमने बोला सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और गाइस तो ये जो वेट होगा इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए देख सकते हैं आप, डब्ल्यू हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये जो डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी वो सभी डब्ल्यू के सम के इक्वल होगा। मतलब डब्ल्यू की वैल्यू होगी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस W7 प्लस W8। मतलब जितने भी आपके वेट होंगे उन सबके क्या इक्वल होगा। गाइस ये तो आपको समझाने के लिए हो गया कि हाँ इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं। बट गाइस जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन देनी होगी, जिससे आपको क्या नंबर मिलेंगे। अब आप समझ तो गए होंगे, बट अब हम देखते हैं डेफिनेशन कैसे लिखना है एग्जाम में, कैसे आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। तो गाइस इसको आपको क्या सिस्टमैटिक वे में लिखना होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे वो आप समझेंगे इसमें। देखिए जैसा हमने यहाँ लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, तो सिंपल सा लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। अब आप बोलोगे इज द पॉइंट, मतलब ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होगा, तो बोल दिया इज द पॉइंट अबाउट विच, जिसके अबाउट क्या होगा, अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वेट। ध्यान रखेंगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट। कल मैंने आपको बताया था कि जो एल्जेब्रिक का मतलब होता है, एल्जेब्रिक का मतलब होता है कि साइन के साथ सम। जैसे यहां पर लिखा गया एल्जेब्रिक सम, मतलब साइन के साथ हमको क्या सम लेना है। तो जो भी आपका मूवमेंट ऑफ वेट आएगा उसका साइन के साथ आपको क्या लेना है, सम लेना है। फिर से देख लीजिए
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। मतलब जो आप मोमेंट्स ऑफ वेट निकालने वाले हो उस पॉइंट के अबाउट वो क्या आने वाला है, वो जीरो आने वाला है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर टू एक्ट दिस पॉइंट। मतलब जो एंटायर वेट होगा बॉडी का वो इस पॉइंट पर क्या कंसीडर हम कर सकते हैं। फिर आगे लिखा गया है हाउ एवर द बॉडी इज प्लेस्ड, जहां भी ये बॉडी हमारी प्लेस की गई है। तो सिंपल सा है कि जो एंटायर वेट होगा वो इस पॉइंट पर क्या है एक्ट होगा। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये बॉडी है, अब इस बॉडी में हमने कई सारे पार्टिकल्स कंसीडर किए हैं, उनका वेट W1 W3 W4 W5 W6 W7 W8 ले लिया, और उसका जो ओवरऑल वेट आने वाला है पॉइंट G पर आने वाला है, उसका जो वैल्यू होगा वो होगा W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 का सम होगा। वो हमने यहाँ पर सम कर दिया। तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझ सकते हो। अब गाइस हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन पॉइंट के बेसिस पर आपके लिए एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। तो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, फिर उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है पॉइंट। तो गाइस फर्स्ट नंबर पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस पहला पॉइंट ये है कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिपेंड करेगा बॉडी के शेप पर। मतलब जो बॉडी का शेप अगर बदलेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बदल जाएगा, और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपको फिक्स करना है तो बॉडी का शेप भी आपको क्या है फिक्स करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे आप मान लीजिए ये आपके पास बॉडी है, अगर ये आपकी स्ट्रेट बॉडी है और इस पर अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इसी तरीके से हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे हम सपोज करते हैं ये हमारे पास वायर है, सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक वायर है और ये क्या है स्ट्रेट पोजीशन में है, और अगर हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे तो इसके जो मिड पॉइंट होगा वो उस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे सपोज करिए मेरे अकॉर्डिंग जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके कहीं मिड पॉइंट इधर कहीं आएगा, तो इधर क्या है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर हम इसी को क्या कर देते हैं सर्कुलर फॉर्म में ले आते हैं वायर को, इसका हम सर्कल आपको बना के दिखा नहीं सकते हैं, अगर हम इसका प्रॉपर में अगर सर्कल बना दें तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके सेंटर पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है फाइंड कर पाओगे। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किया है। तो देखिए आप देख सकते हैं पॉइंट को, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ गिवन मास डिपेंड ऑन इट्स शेप। मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके शेप पर क्या करेगा डिपेंड करेगा। मतलब शेप बदलेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बदल जाएगा। अब जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म वायर, जैसे एक हमने वायर लिया तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आएगा मिडिल ऑफ इट्स लेंथ। मतलब इसका जो लेंथ का जो मिडिल पॉइंट होगा वहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। अगर यही वायर क्या सर्कुलर है, मतलब अगर वायर को हम सर्कुलर कर दें मतलब सर्किल के फॉर्म में कर दें तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर पे आ जाएगा। अब गाइस जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये सिस्टमेटिक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद ये मैंने क्या शॉर्ट में आपको लिख दिया है कि यूनिफॉर्म वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा मिडिल ऑफ इट्स लेंथ एंड सर्कुलर वायर का होगा इसका सेंटर, जिसको आप थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे अपनी लैंग्वेज में। और जो ये शॉर्ट में भी लिखेंगे और इसको एक अपनी लैंग्वेज में इसको आपको राइट करना होगा। गाइस जब आप पेपर में क्या एक प्रॉपर वे में आंसर देते हैं तो आपको क्या फुल मार्क्स मिलते हैं। गाइस इसके बाद हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स, तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कुछ अदर पॉइंट्स। गाइस अब हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। और गाइस इन पॉइंट के बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आप ही की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो इन्हीं पॉइंट के बेसिस पर बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। तो चलिए हम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो गाइस पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 2 जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास बॉडी है, अब आपने बॉडी देखा होगा कि या तो वो क्या है हॉलो होगा या फिर उसमें क्या है कहीं ना कहीं मटेरियल होगा। तो गाइस काफ़ी बॉडी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इस बॉडी को आप देखेंगे तो इसके बीच में अंदर क्या है यहाँ देखिए मटेरियल है, और लेकिन अगर आप हॉलो सिलेंडर देखें या फिर आप कोई सर्कुलर रिंग देखें तो इनके बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है। तो पॉइंट आपका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके लिए ऐसा कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके मटेरियल के बीच में हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में यहाँ कोई भी मटेरियल कुछ भी नहीं होगा, केवल सर्कुलर रिंग होगी। और इसके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ये बताया जा रहा आपको, इसके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि यहाँ पर भी कोई भी आपके पास क्या है मटेरियल हो, ऐसा कोई होना नेसेसरी नहीं है। मतलब यहाँ पे बीच में मटेरियल होना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब मटेरियल हो
या फिर ना हो, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके जो सेंटर होता है उस पर होती है। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप इसको देखेंगे तो जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, इसमें यहाँ पर क्या मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है ये सब कुछ, लेकिन जब यही रिंग होगी तो इसकी जो साइड होगा यहाँ पर तो मटेरियल होगा, लेकिन बीच में कोई भी मटेरियल कुछ भी नहीं होगा। तो ओवरऑल बात देखिए क्या हो रही है यहाँ पर, मतलब मटेरियल हो या फिर ना हो, मतलब ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि मटेरियल होना ही चाहिए। तो वही पॉइंट नंबर 1 लिखा गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, ध्यान से देख लीजिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। मतलब ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मटेरियल उसके लिए होना ही चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसके लिए एग्जाम्पल आपका लिखा गया है, जैसे आपकी रिंग हो गई, जैसे आपका हॉलो सिलेंडर हो गया, तो ये एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे इस पॉइंट के लिए। आपने देखा होगा रिंग में क्या है, बीच में क्या है, बिल्कुल हॉलो पार्ट होता है। इसी तरीके से आप हॉलो सिलेंडर देख लें, उसमें भी क्या हॉलो होता है। हॉलो मतलब होता है बीच में गड्ढा होना। जैसे ये है, इसमें अगर हम ये पार्ट काट दें, ये सब मतलब उड़ा दें बीच में से, ये सब चीज़ें प्लास्टिक की पूरी निकाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हॉलो हो जाएगा आपका। तो ये पॉइंट नंबर 2 आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अब ये पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 3 है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अ बॉडी ऑफ वेट W कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ वेट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी ये आपको मैंने जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कई पार्टिकल्स होते हैं किसी बॉडी में और उनका जो वेट होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। जैसे मैंने आपके डायग्राम बनाया था पहले, इस तरीके से एक डायग्राम था, उसमें W1 W2 W3 इस तरीके से शो किए गए थे आपके, और एक जो पॉइंट था उस पर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी G शो किया गया था। तो बस वही पॉइंट यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 3 फिर से देख लीजिए, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अ बॉडी ऑफ वेट W कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ वेट W एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इस पॉइंट को क्या कंसिडर किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो गाइस आप क्या करें, अपनी जो सलीना की बुक है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये आपके पास बुक है सलीना की, इसमें आप देखेंगे ये है एक्सरसाइज 1B। इसको मैं पास से दिखाता हूँ। अब इस 1B एक्सरसाइज में ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए, ये आपका इधर क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यहाँ पर नोट किया है, आप ये नीचे देख सकते हैं, कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बी सिचुएटेड आउटसाइड इट्स मटेरियल, गिव एन एग्जाम्पल। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 1B का क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है, ये आपकी सलीना की बुक है। अब गाइस इस बुक के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1B का, जो मैंने आपको पढ़ाया इसी के बेसिस पे आपका हो जाएगा। गाइस नॉर्मली देखिए क्या होता है, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो पढ़ लेते हैं बट इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर नहीं करते हैं, और उसी वजह से जो एक्सरसाइज के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं वो हमको नहीं आते हैं। अब देखिए जो आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे देखो कैसे आंसर आपका होगा। देखिए जैसे कह रहा है, कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बी सिचुएटेड आउटसाइड इट मटेरियल। ये पूछ रहा है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या किसी भी बॉडी के आउटसाइड हो सकता है। इसे एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुन पढ़ेंगे, कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बी सिचुएटेड आउटसाइड इट्स मटेरियल। मतलब किसकी बात कर रहा है, मटेरियल की बात कर रहा है। मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या वो मटेरियल के बाहर हो सकती है या फिर नहीं। अब देखिए क्वेश्चन को अगर आप रिलेट करेंगे पॉइंट नंबर 2 से, वो देखिए रिलेट आपका होगा। इस पॉइंट को आप देखिए, पॉइंट नंबर 2 को, इसको आप ध्यान से देखिए, इससे आप रिलेट करिए। इसमें कह रहा है कि मटेरियल के आउटसाइड हो सकता है। तो अभी आपने देखा था कि जो हॉलो सिलेंडर है या फिर सर्कुलर रिंग है, इसमें क्या होगा, इसमें जो बीच का पार्ट है वो नहीं होता है। जैसे अभी आपको ये मैंने कहा था कि ये क्या है, इसमें ये अभी बीच का पार्ट है, अगर ये हम बीच का पार्ट हटा दें तो क्या हो जाता है, ये हॉलो हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से अगर आपका हॉलो सिलेंडर है या फिर कोई भी एक सर्कुलर रिंग है तो उसमें बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है। अब आप देख सकते हैं जब मटेरियल नहीं है तो मटेरियल कहाँ होगा, मटेरियल सिर्फ होगा इन किनारों पर। मतलब ये जो पोजीशन होगी यहाँ पे क्या मटेरियल होगा, बाकी बीच में क्या खाली होगा। तो मटेरियल यहाँ है तो मटेरियल के आउटसाइड ये पोजीशन हुई कि नहीं हुई, मतलब मटेरियल के बाहर हुआ कि नहीं। अभी जब मटेरियल के बाहर हुआ तो फिर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मटेरियल के बाहर क्या हो सकता है। तो इसका आप आंसर देंगे यस, और आप कह देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिंग। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा।
आप इसमें आंसर देख भी सकते हैं, बुक में दिया गया होगा आपका। जैसे आप इसमें आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन इसमें यही लिखा हुआ है, कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी वी सिचुएटेड आउटसाइड इट्स मटेरियल गिव एन एग्जाम्पल। तो लिखा है यस एग्जाम्पल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिंग। तो गाइस बिल्कुल आसान है, बस आपको क्या है ये समझने की ज़रूरत है। गाइस कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पॉइंट पे फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे फोकस करने की बात है कि ये किसके आउटसाइड बोल रहा है, ये मटेरियल के आउटसाइड बोल रहा है। तो मटेरियल कहाँ कहाँ पर है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। अब गाइस इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो गाइस जैसा आपको पता है कि एग्जाम में कई बार आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, कई ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं और उनका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता है। जैसे आपका यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ पार्ट 1 है आपका सिलेंडर और पार्ट 2 है आपका ट्रायंगुलर लैमिना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई बार आते हैं और गाइस इनके जो आंसर्स होते हैं कई बार गलती से गलत हो जाते हैं। तो गाइस इन क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं सब कुछ इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, तो चलिए हम अपने ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा सर्कुलर रिंग। अब गाइस जैसा आपको पता है अगर हम सर्कुलर रिंग को ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे। अब इसका जब आप निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन, तो आपको पता है कि इसका जो सेंटर होगा वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हम बोलते हैं सेंटर, बट जब हमको एग्जाम में आंसर देना तो एक सिस्टमेटिक वे में देना है। तो सिस्टमेटिक वे में इसको आप लिखेंगे ज्योमेट्रिक सेंटर। बस ये आपको ध्यान रखना है, बस हल्का सा चेंज है, ज्योमेट्रिक वर्ड आपका लगा दे तो ज्योमेट्रिक सेंटर आप इसको बोल देंगे। बस नॉर्मली आप इसको सेंटर ही बोलते हैं। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं, वो है आपका सर्कुलर डिस्क। तो गाइस सर्कुलर डिस्क भी आपकी इसी तरीके से बनती है, इसी तरीके से आपकी सर्कुलर डिस्क होती है और इसका भी जो सेंटर है वो आपका क्या होगा, वो भी इसका जो सेंटर होगा वही आपका रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो इसमें भी आप लिख देंगे ज्योमेट्रिक सेंटर। अब देखते हैं थर्ड नंबर में आपका ट्रायंगुलर लैमिना। अब देखिए ट्रायंगुलर लैमिना में देखिए क्या होगा, जैसे आपको एक क्या ट्रायंगल बनाना होगा पहले तो। अब इसकी जो मीडियंस होंगी, जो ये इसकी मीडियंस होंगी, जहाँ पे इसकी जो मीडियंस होंगी वो कट करेंगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरीके से ये ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट आपका क्या है हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे क्या आंसर में आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब देखिए जब आपका एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे आपको इसकी जो पोजीशन है उसको राइट करना है और उससे रिलेटेड जो डायग्राम है उसको बनाना है। गाइस नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो तो दे देते हैं बट इसका जो डायग्राम होता है उसको नहीं बनाते हैं। तो गाइस अगर आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए तो आप क्या करें, डायग्राम भी बना दें और साथ ही साथ इसका क्या करें, जो आंसर है उसको भी लिख दें। कई बार आपके सामने एक समस्या और आती है कि आप क्या करते हैं एग्जाम में पेंसिल लेके नहीं जाते, आप क्या करते हैं भैया पेन पकड़ा उठाया ऐसे और पेन से बनाना शुरू किया इस तरीके जल्दी जल्दी, और ये पॉइंट क्या है सही तरीके से कट नहीं हो पाता है। इसको अगर हम प्रॉपर में ड्रॉ करते तो ये ऐसे आता, लेकिन इसको जल्दबाजी में इधर कर दिया। तो आपको जल्दबाजी पेपर में बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको प्रॉपर वे में पेंसिल वगैरह लेके जानी है और आप क्या करेंगे स्केल से ये जो लाइंस हैं इनको प्रॉपर वे में ड्रॉ करेंगे और मेंशन करेंगे इसको जी, और ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ध्यान रखेंगे अगर अच्छा स्कोर करना है तो एक प्रॉपर वे में मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, वो है आपका रेक्टेंगुलर। अब देखिए रेक्टेंगल आपने देखा होगा, रेक्टेंगल देखिए क्या होता है, आपको पता होगा कि इस तरीके से आपका रेक्टेंगल बनता है। अब आप खुद सोच के देखिए रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, इस तरीके से मीट करेंगे। जब आप इसको मीट करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है आपका रेक्टेंगल है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये डायगोनल्स हैं आपके और डायगोनल्स का कटिंग पॉइंट है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आप इसका जो आंसर देंगे वो बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल।
तो इस तरीके से आप आंसर दे देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ आपका क्या डायगोनल लिखा गया है, लेकिन जो प्रॉपर आंसर आप लिखेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो ऊपर वाला आपका लिखा गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ लिखा था मीडियंस ट्रायंगुलर लेमना के केस में, तो रेक्टेंगल के केस में आप लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपका पैरेललोग्राम और स्क्वायर। तो आपको ये पता होगा जो ये रेक्टेंगुलर है, पैरेललोग्राम है और ये आपका स्क्वायर है, ये कुछ एक ही जैसे होते हैं। अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो ये जो लेंथ और ब्रेथ है ये आपकी इक्वल हो जाएंगी, और इनमें भी ये जो डायगोनल्स होंगे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम आप इस तरीके से बना देंगे, और इनका भी जो डायगोनल होगा, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। ये आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम। अब इसी तरीके से आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें भी आंसर सिस्टमैटिक देंगे दोनों पॉइंट में, पैरेललोग्राम के लिए और स्क्वायर के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स लिखेंगे प्लस डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रॉड। अब देखिए रॉड में क्या है, एक आप इस तरीके से रॉड बनाएंगे। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इधर कहीं होगा, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो ये आप बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर आपने देखा होगा, तो सिलेंडर को अगर हम ड्रॉ करें तो आप इस तरीके से सिलेंडर देखिए बना सकते हैं। सिलेंडर को अगर हम इस तरीके से बना दें और ये इस तरीके से ये इसकी एक्सिस होगी, और एक्सिस पर ये जो आपका पॉइंट होगा ये आपका रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। अब आप आंसर क्या लिखेंगे, बहुत आसान है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देखिए क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है ये एक्सिस है, और एक्सिस का क्या है, मिड पॉइंट है। क्या दिख रहा है आपको, मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस। तो बस वही आप आंसर में लिख देंगे। आप देख सकते हैं सिंपल सा लिखा गया है मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें, मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आपका गलत हो जाता है सिलेंडर के केस में, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। अब इसके बाद है आपका सॉलिड कोन। अब देखिए सॉलिड कोन में देखिए क्या होता है। देखिए कोन आपने देखा होगा, इस तरीके से आपकी कोन बनती है। अगर ये आपकी सॉलिड कोन है तो आपको पता होगा ये जो होती है ये आपकी हाइट होती है। ये क्या होता है, आपका हाइट होता है। अब इस हाइट का जो फोर्थ पार्ट होगा फ्रॉम बेस, कहाँ से, बेस से लेना है, तो लगभग ये आपका इधर आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेस से ये आप हाइट देखेंगे तो ये आपकी क्या आएगी, h/4 आएगी। और ये कब होगा, ये जब आपका सॉलिड कोन होगा। और गाइस यदि ये आपका क्या सॉलिड की जगह हॉलो हो जाता है, अगर ये सॉलिड की जगह हॉलो हो जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, h/3 पर हो जाएगा। तो जैसे अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम आप बना सकते हैं इस तरीके से। अगर हम ये डायग्राम बना दें और ये आपको पता होगा ये आपका हाइट h होगा, तो लगभग h/3 इधर कहीं आएगा। तो ध्यान रखेंगे कहाँ से लेना है, बेस से लेना है। तो आप बोलेंगे एट हाइट h/3 फ्रॉम इट्स बेस। तो ये आपका लिखा गया है एट हाइट h/3 फ्रॉम इट्स बेस। और एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए, हम आपको समझाने के लिए ये डॉटेड लगा देते हैं, ये देखिए डॉटेड लगा देते हैं, लेकिन आप कभी भी एग्जाम में डॉटेड बना के नहीं आएंगे। आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पूरा लिखना है। ये नहीं कि आप भी डॉटेड बना के चले आए, डॉटेड बिल्कुल भी आपको नहीं बनाना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर आप सोचोगे अरे मैं तो पूरा करके आया लेकिन नंबर कहाँ कट गए। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेयर। अब गाइस अगर हम स्पेयर की बात करें तो स्पेयर में आपका चाहे हॉलो हो चाहे आपका सॉलिड हो, दोनों ही केसेस में जो सेंटर होगा वो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। तो ध्यान रखेंगे, आप स्पेयर ले लें कैसा भी ले, दोनों केस में आप ध्यान रखेंगे, चाहे आप सॉलिड ले लें चाहे आप हॉलो ले लें, दोनों ही केसेस में जो आपका सेंटर होगा स्पेयर के केस में
वो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। गाइस इसी तरीके से जो आपका यहाँ पर सिलेंडर लिखा हुआ है, देखिए कहाँ लिखा है सिलेंडर, ये लिखा है। तो सिलेंडर के केस में भी आप ध्यान रखेंगे, चाहे आपका सॉलिड हो चाहे आपका हॉलो हो, दोनों ही केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो मिड पॉइंट होगा एक्सिस का। तो ध्यान रखेंगे मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, चाहे हॉलो हो या फिर आपका सॉलिड हो। तो गाइस ये मैंने आपको सारे डायग्राम प्रॉपर वे में बता दिया और हर एक पॉइंट आपका कवर किया। जब आप अपनी सलीना की बुक देखेंगे तो देखिए आपको क्या दिखाई देगा। तो आपको देखिए टेबल बनी हुई दिखाई देगी पार्ट बी में, ये आप देखेंगे तो आपको ये देखिए टेबल बनी हुई दिखाई देगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको ये टेबल बनी हुई दिखाई देगी और इसके नीचे ये क्या है, आपके डायग्राम भी आपको दिखाई देंगे। और गाइस इसमें जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ये सभी हमने आपके कवर कर दिए। और इसके बाद अब हम आपको बताते हैं एक क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे हमने आपके लिए क्वेश्चन लिखा था, पहले इसको देख लेते हैं फिर बुक वाला देखते हैं। तो जैसे हमने आपके लिए क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेक्टेंगुलर लेमना। तो सिलेंडर के केस का आंसर आप देख सकते हैं और रेक्टेंगुलर लेमना का देख सकते हैं। सिलेंडर का आंसर देखिए क्या है, सिलेंडर का आंसर है आपका मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। मतलब ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है ए वाले में, और बी वाले में आपका दिया गया है ट्रायंगुलर लेमना। और ट्रायंगुलर लेमना यहाँ पर कहाँ है, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन बी दिया गया है। तो बस बहुत आसान है, यहाँ आप लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर और ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब गाइस यहाँ पर देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है, अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में पूछा गया है और आपसे 2 ये पार्ट पूछे गए हैं, तो फिर आप क्या डायरेक्टली इसका इसी तरीके से आंसर लिख दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन और यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये आप डायरेक्टली आंसर लिख दें। अगर आपसे एक नंबर में ये 2 पार्ट पूछे जाते हैं और अगर आपसे सिंगल पार्ट पूछा जाता है तो आप डायग्राम को बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए बनाना। और अगर आप एक नंबर में भी डायग्राम बना सकते हैं, अगर आपसे पॉसिबल है, आपके पास टाइम है, तो डेफिनेटली डायग्राम जरूर बना के आइए। गाइस जो आपका आंसर होता है वो डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्या इंप्रेसिव हो जाता है, बिकॉज डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और एग्जामिनर को लगता है कि इस स्टूडेंट ने पढ़ा है। और एक सिस्टमेटिक वे में जब एग्जामिनर को दिखता है तो वो बिना सोचे फुल मार्क्स आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि एग्जामिनर क्या चाहता है। जितना आप एग्जामिनर को प्रसन्न कर देंगे उतना ही ज़्यादा आपके नंबर आ जाएंगे, ये आप बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए। तो गाइस उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपका एक्सरसाइज 1B और इसका है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपका इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमना एंड सिलेंडर। तो गाइस जैसा भी आपको सारे डायग्राम में क्लियर है तो इसका आप आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे एक्सरसाइज के जब आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसकी देखिए पहले आपको क्या डेफिनेशन लिखना होगा, तो इसको देखिए समझिए पहले कैसे क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सर्कुलर मीन्स सर्किल में जाना, मोशन मीन्स घूमना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। एक जैसा क्या होगा, एक जैसा होगा स्पीड। क्या होगा, एक जैसा स्पीड होगा। किसका होगा, पार्टिकल का होगा या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा उसका होगा। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सर्कुलर मीन्स सर्किल में घूमना, मोशन मीन्स घूम जाना। तो बस जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है तो उसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हो। तो बस सिंपल सा आप डेफिनेशन में आ जाइए, वही लिखा होगा आपका, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए कांस्टेंट स्पीड क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर वर्ड था यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो गाइस यूनिफॉर्म लिखा गया था इसलिए बोला गया एट कांस्टेंट स्पीड, जिससे कि जो इसकी स्पीड है वो कैसी रहे, एक जैसी रहे, मतलब कांस्टेंट रहे। तो इसलिए लिखा गया व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। तो पाथ कैसा होना चाहिए आपका, सर्कुलर होना चाहिए। ध्यान रखेंगे 2 पॉइंट केवल आपको ध्यान रखना है, एक स्पीड कांस्टेंट होनी है और दूसरा जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। तो जो मोशन होगा उसको आपका होगा सर्कुलर मोशन।
तो बस सिंपल सा कहोगे इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो गाइस अगर आप समझ लेते हैं तो लिख पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब गाइस इसके जो डायग्राम है, इस डायग्राम को बहुत ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। देखिए डायग्राम पहला आपका ये शो किया गया है। अब गाइस इसका जो डायग्राम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, इसको समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या होता है। तो गाइस डायरेक्शन जिन लोगों को पता है वो तो आसानी से समझ जाएंगे, बट जिसको नहीं पता उसको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे और जो ये राइट वाली पोजीशन होगी ये ईस्ट होगी, लेफ्ट वाली वेस्ट होगी, अपवर्ड वाली नॉर्थ होगी और डाउनवर्ड वाली साउथ होगी। और इसलिए लिखा गया यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब ये आपको पता है तो अब इसमें हम डायरेक्शन शो करेंगे। देखिए अब देखिए पार्टिकल हम कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट डी से चलना स्टार्ट करता है। सपोज कर लेते हैं अगर ये पार्टिकल पॉइंट डी से चलना स्टार्ट करता है तो बॉडी पर जो ये स्पीड होगा, तो आप ये देख सकते हैं ये कैसा है, ये इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में है। फिर इसके बाद बॉडी क्या करेगी, इधर जाएगा पार्टिकल, ऐसे जाएगा पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल है इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आने के बाद ये अपवर्ड देखिए आप देख सकते हैं ये किधर हो जाएगा, आपका नॉर्थ में हो जाएगा स्पीड। अब इसके बाद आप देख सकते हैं फिर ये पार्टिकल इधर से रोटेट करते इधर आएगा, फिर पॉइंट वी पर स्पीड क्या इधर हो जाएगा, तो फिर ये किधर हो जाएगा, आपका वेस्ट में हो जाएगा। फिर इस तरीके से नीचे आएगा, ये फिर आपका साउथ में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट पर इस तरीके से स्पीड रहेगा। अब आपको देखिए कॉमन चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, कॉमन चीज़ आपको ये दिखाई देगी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये चारों जगह वी क्यों लिखा गया, बिकॉज यहाँ पे क्या था, एट कांस्टेंट स्पीड। तो वी इसकी जो स्पीड वो क्या है, कांस्टेंट है। बट आप देख सकते हैं ये जो चारों पॉइंट है इन पर जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है आपकी वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो जो स्पीड है आपकी वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, लेकिन जो डायरेक्शन है पॉइंट्स पर वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। गाइस एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो वेलोसिटी होगी एवरी पॉइंट पर वो अलग अलग होगी, लेकिन जो स्पीड है वो सेम होगा। गाइस कई बार क्या होता है कि आप स्पीड और वेलोसिटी को क्या मिक्स कर देते हो। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम कम शब्दों में आपसे कहें तो आपने पढ़ा होगा जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैं आपको थोड़ा लिख देता हूं, ये आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा होगा इसको, और ये आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। गाइस इन दोनों में डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, टोटल कवर्ड पाथ होता है या टोटल कवर्ड लेंथ होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सब आपके डिफरेंस पहले से क्लियर होंगे तो ये आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। हेलो, वेलकम टू अकेडमी गाइस। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गाइस इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। गाइस ये जो क्वेश्चन होता है ये कई बार स्टूडेंट्स के मन में आता है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। बट गाइस जब हम बुक को देखते हैं तो बुक में जो पॉइंट्स होते हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में नहीं दिए होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बुक में, देखिए किस तरीके से दिया रहता है। जैसे आप बुक को जब उठाएंगे तो आप सलीना की बुक में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लैंग्वेज के फॉर्म में दिया रहता है, बट स्टूडेंट क्या है उसको क्लियर सही तरीके से नहीं कर पाता, बिकॉज कहीं ना कहीं लैंग्वेज ऐसी होती है कि उसकी जो टेबल प्रॉपर वे में होनी चाहिए उस फॉर्म में नहीं होता है। तो हम आपको बिल्कुल टेबल के फॉर्म में पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गाइस जैसा आपको पता है कि हम आपके पार्ट वी तक के वीडियो डाल चुके थे और गाइस जो पार्ट सी है वो अब आपका शुरू हो चुका है। और गाइस जैसा आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 फोर्स में हम ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं और सारे पॉइंट को समझ लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर, इसको ध्यान रखिए, और यहाँ पर यूनिफॉर्म लीनियर, इन दोनों वर्ड को बहुत अच्छे से पकड़िए। अब देखिए जब आपको सर्कुलर पढ़ाया गया था तो सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में किस तरीके से एक सर्किल बनाया था
और बताया था कि यहाँ पर जो स्पीड है वो सेम रहती है, बताया था आपको स्पीड सेम रहती है, और इन पॉइंट्स पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। आप देख सकते हैं सभी पॉइंट्स पे डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि वेलोसिटी तो क्या है, डिफरेंट होती है, लेकिन जो स्पीड है वो क्या है, सेम होती है। तो बस उसी पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। यहाँ पर भी लिखा है हमने स्पीड इज यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड तो सेम रहती है बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज होती है। ध्यान रखेंगे, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो बदलती जाएगी। और यहाँ पे अगर हम आएंगे यूनिफॉर्म लिनियर मोशन में, तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी की बात कर लें या फिर आप स्पीड की बात कर लें, दोनों के दोनों कांस्टेंट रहने वाले हैं। ये पॉइंट आपको फर्स्ट वाला क्लियर हो गया होगा। मतलब डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल है, मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब इसके बाद बात आती है सेकंड पॉइंट की। अब देखिए सेकंड पॉइंट बहुत आसान है। जैसा आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अब सर्कुलर मोशन है और आपको पता है कि वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो बस सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर में एक्सेलरेशन होगा, और जो आपका यूनिफॉर्म लिनियर इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसलिए हम बोल देते हैं इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब इसमें एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और यहाँ पर लिखा गया इट इज एन अनएक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। तो ये दो आपके पॉइंट्स हो गए, और इन्हीं दोनों पॉइंट के बेसिस पर आप अपने आंसर को एक प्रॉपर वे में राइट कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस लेक्चर में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। गाइस कई बार आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ा होगा, बट गाइस ये जो माइंड से है वो कहीं ना कहीं स्किप कर जाता है। तो कैसे लर्न करेंगे वो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज करिए आपके पास एक कोई बॉडी है, अब वो बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। अब उस पर क्या है, एक फोर्स एक्ट करता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो सेंटर के टुवर्ड्स होता है। उस फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो। बिल्कुल सिंपल सा, एक बॉडी है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, उस पर एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा जिसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर के टुवर्ड्स होगा। उस फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहोगे। जैसे मान लीजिए एक आपके पास बॉडी है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। अब ये हमने इधर क्या है, ऐसे क्या फोर्स दिखाए हुए हैं, ये सभी के सभी फोर्स क्या है, टुवर्ड्स सेंटर है। अब ये टुवर्ड्स सेंटर है तो इनको बोला गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब गाइस इसकी आपको डेफिनेशन लिखना होगा और इसका एक आपको एग्जांपल देना होगा। अगर गाइस हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए एग्जांपल बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एक प्लेनेट है। अब वो प्लेनेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सन के अराउंड। अब गाइस उस पर क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। अब गाइस जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ये आप प्रॉपरली समझ गए होंगे। अब गाइस देखिए लिखना कैसा है एग्जाम में वो आपको अब समझना है। तो गाइस देखिए सिस्टमैटिक वे में आपको एग्जाम में परफॉर्म करके आना है। आगे कुछ और पॉइंट्स भी हम इसमें कवर करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान से देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सिंपल सा बिल्कुल। मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो बॉडी वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो वही लिखा गया है मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब जो इसका डायरेक्शन है वो सर्कुलर पाथ के टुवर्ड्स है। तो यही मैंने आपसे बोला कि सर्कुलर पाथ उसका जो सेंटर है उसके टुवर्ड्स इसका डायरेक्शन है। तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी moving in a circular path in a direction towards the center of circular path। तो इसको आपने बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये अब आप समझ गए। अब डायग्राम में भी बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं, एक आपका ये डायग्राम मैंने बनाया है और इसमें रिप्रेजेंट किया है कि ये आपका सेंटर के टुवर्ड्स ये क्या है, आपके फोर्सेस क्या है, एप्लीकेबल होंगे। ये सेंटर आपका ओ होगा, इसको आप ओ लिख दीजिए, और ये आपके पॉइंट्स बोल दीजिए A B C D। तो ये डायग्राम आपका क्या है, इधर बनाया गया है।
आपको डायग्राम प्रॉपर वे में और बड़ा डायग्राम बना के आएंगे, ये नहीं कि छोटा सा बना देंगे। जैसे अभी ये आपको छोटा डायग्राम दिख रहा है, बट आप जब एग्जाम में बनाएंगे थोड़ा बड़ा बना के आएंगे और प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ फिगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप भी इसी तरीके से सब कुछ मेंशन करके आएंगे। अब इसके बाद बात आती है इसका एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल में वही लिखा है जो आपको मैंने बताया, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। मतलब एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड मूव कर रहा है और वो एलिप्टिकल पाथ में। एलिप्टिकल पाथ देखिए कैसा होता है, या तो इसको कह सकते हैं एलिप्टिकल पाथ या फिर आप इसको कह सकते हैं एलिप्टिकल पाथ। ये दोनों आपके एलिप्टिकल पाथ होता है। जैसे आपका सर्कुलर पाथ ये होता है, उसी तरीके से इनको बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ ये दोनों डायग्राम आपकी, ये डायग्राम फर्स्ट और डायग्राम सेकंड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एलिप्टिकल पाथ को, और ये जो डायग्राम थर्ड है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर पाथ को। तो सिंपल सा एग्जांपल हो गया आपका, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इज एन एलिप्टिकल पाथ फॉर विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मून बाय अर्थ प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो गाइस ये आप समझ गए कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब गाइस इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। गाइस अब हम देख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। गाइस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जस्ट अपोजिट होता है। अब देखिए डेफिनेशन वगैरह कैसे लिखेंगे, किस तरीके से समझेंगे, वो आगे हम वीडियो में देखते हैं। तो देखिए कुछ आप चीज़ समझ लो, जैसे नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सेंट्रीपिटल का क्या है, अपोजिट होता है। तो देखिए सेंट्रीपिटल का अपोजिट जब मैंने कहा तो इसका मतलब क्या है, जिसका डायरेक्शन है वो सेंटर से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। क्योंकि सेंट्रीपिटल में क्या था, टुवर्ड्स था, तो सेंट्रीफ्यूगल में क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या होता है, टुवर्ड्स का अवे, तो अवे हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा होगा कि जो डायरेक्शन होगा वो अवे हो जाएगा, कहाँ से, सेंटर से। तो बस ध्यान रखने की बात यह है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक एज्यूम्ड फोर्स है। ध्यान से सुन लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल कैसा फोर्स है, एज्यूम्ड फोर्स है, मतलब इसकी हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, ये रियल में नहीं होता है। तो इट इज एन एज्यूम्ड फोर्स, और जिसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर के अवे होता है, सेंटर के अवे होता है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग आप बोल दीजिए, अ फोर्स एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग, a force assumed to be acting on the body in a direction away from the center of circular path is called centrifugal force। तो बस बहुत आसान सा है कि ये एक assumed force है जिसका डायरेक्शन सेंटर के अवे होता है। बस इसको आप इतना लिख देंगे और आसानी से आपको मार्क्स वगैरह मिल जाएगा। अब इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपसे कहा, इट इज एन एज्यूम्ड फोर्स, इसका मतलब क्या है, ये रियल फोर्स नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट आप बोल दोगे कि ये रियल फोर्स नहीं है। और दूसरा पॉइंट आप बोल दोगे सेंट्रीपिटल का जो डायरेक्शन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो बस वही पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉट रियल फोर्स। फिर सेकेंड पॉइंट वही हो जाएगा, इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो गाइस इन दोनों पॉइंट्स को आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, और गाइस उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। गाइस यदि कोई आपकी प्रॉब्लम्स है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और गाइस इसका अगर आपको फ्री नोट चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पेज को जैसे ही आप लाइक करेंगे तो आपको इस चैप्टर का फ्री नोट्स मिल जाएगा। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।